हेलो दोस्तों, आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान देहरादून में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम ये यूके ट्रिपल एससी से संबंधित या उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित 35वां प्रैक्टिस सेट जो नए सिलेबस पर आधारित है। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कुमाऊनी बोलियों के लिए सही मिलान कीजिए। कुमाऊनी बोली की जो उप बोलियां हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि इनमें से कौन सा सही मिलान है, सही मिलान करना है। जैसे उसने कहा कि पूर्वी कुमाऊनी, जो पूर्वी कुमाऊनी है, पूर्वी कुमाऊनी में इनमें से कौन सी आती है? अस्कोटी आती है। और अस्कोटी कहाँ बोली जाती है? ये अस्कोटी पिथौरागढ़ में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? पिथौरागढ़ का जो अस्कोट क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है। अगर हम पश्चिमी कुमाऊनी की बात करें तो जो पश्चिमी कुमाऊनी है, पश्चिमी कुमाऊनी में इसमें से जो है पछाई आ जाती है। और जो पछाई बोली है ये कहाँ बोली जाती है? अल्मोड़ा। जो अल्मोड़ा का जो दक्षिणी एरिया है, जो और क्या कहते हैं पौड़ी गढ़वाल से जो लगता है उस एरिया में जो पछाई क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे पश्चिमी कुमाऊनी बोली जाती है। अगर दक्षिणी कुमाऊनी की बात करें तो दक्षिणी कुमाऊनी इनमें से कौन सी है? रचभैंसी है। और ये कहाँ बोली जाती है? रचभैंसी कहाँ बोली जाएगी? नैनीताल में बोली जाएगी। कहाँ बोली जाएगी? नैनीताल के कई क्षेत्रों में ये बोली जाती है ना। रच और चौभैंसी जो नैनीताल के पट्टियां हैं, रच और चौभैंसी, वहाँ पे ज्यादा बोली जाती है। रच और चौभैंसी से ही रचभैंसी बना हुआ है ये। अगला है उत्तरी कुमाऊनी। उत्तरी कुमाऊनी के अंतर्गत जो इसमें जौहारी आती है, और जौहारी के लिए आप ध्यान देना, जौहारी भी कहाँ बोली जाती है? पिथौरागढ़ में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? पिथौरागढ़ वाला एरिया है जो, और जो जौहार क्षेत्र है पिथौरागढ़ के जौहार क्षेत्र में बोली जाती है। ये जौहार क्षेत्र जो है कहाँ से लगा हुआ है? ये तिब्बत से लगा हुआ है। तिब्बत से लगा हुआ, तो एग्जाम में ये भी प्रश्न बनता है कौन सी बोली ऐसी है जिसमें तिब्बती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो जौहारी में तिब्बती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है जो उत्तरी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ कि पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। यहाँ पे सही विकल्प चुनना है हमने। यहाँ पे कह रहा है टिहारियाली, यानी कि टिहरियाली बोल देगा, टिहारियाली बोल देगा, यानी कि टिहरी में जो बोली जाने वाली बोली है उसकी बात कर रहा है। टिहरियाली उपबोली को उत्तरकाशी की सीमा में रमोली कहा जाता है। तो टिहरियाली उपबोली को उत्तरकाशी की सीमा में रमोली नहीं बोला जाता है। उत्तरकाशी की सीमा में देखें टिहरी गढ़वाल में, तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? जौनपुरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जौनपुरी। तो रमोली नहीं बोला जाता, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा है टिहरियाली उपबोली को सेम मुखेम क्षेत्र में रवाल्टी बोला जाता है। तो सेम मुखेम क्षेत्र में इसको रवाल्टी नहीं बोला जाता है, बल्कि सेम मुखेम क्षेत्र में क्या बोला जाता है? इसे रमोली, सेम मुखेम क्षेत्र में बोला जाता है रमोली। ठीक है ना। यहाँ पे देखो टिहरियाली उपबोली को उत्तरकाशी में टकनौरी कहा जाता है। तो उत्तरकाशी में इसको टकनौरी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल एकदम सही है और इनमें से कोई नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है इनमें से? निरर्थक शब्दों के बिना सार्थक शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं होता। देखो क्या होता है निरर्थक और सार्थक शब्द? जैसे हमने कहा कि ये युग्म शब्दों में आता है। जैसे हमने कहा सब्जी सुब्जी, है ना। जैसे कोई शब्द होते हैं शीघ्रता से किसी भाषा को बोलने के लिए जो है ऐसे शब्दों का यूज किया जाता है। तो जैसे सब्जी है तो सब्जी का तो अपना अर्थ है, लेकिन सुब्जी का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन सब्जी के साथ इसको यूज किया जाता है। तो ये निरर्थक शब्द है। जिसका कोई अर्थ नहीं है वो निरर्थक शब्द है, जिसका अर्थ है वो सार्थक। तो ये सार्थक शब्द है और ये निरर्थक शब्द है। तो यहाँ पे देखना कि निरर्थक शब्दों के बिना सार्थक शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। गलत बोल रहा है। निरर्थक शब्दों के बिना सार्थक शब्दों का क्या कहता है? अपना अस्तित्व होता है। अगर हम इसको सब्जी को नहीं भी लिखेंगे तो सब्जी तो अपने आप में ठीक है, तो इसका अस्तित्व है निरर्थक शब्दों के बिना। और दूसरा कह रहा है सार्थक शब्दों के बिना निरर्थक शब्दों का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर सार्थक शब्द ना हो तो इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम सब्जी बोल देंगे तो हमें पता ही चलेगा सब्जी का मतलब है क्या। तो ये आपका सही बोल रहा है। तो एस सही है, आर गलत है और एस सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा केवल एस सही है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूर्त रूप संज्ञा किसे कहते हैं? देखो भाई, जैसे संज्ञा होती है तो संज्ञा जो है मूल रूप से दो प्रकार से हमें मिलती है। संज्ञा मूल रूप से, संज्ञा तो तीन प्रकार की होती है, लेकिन मूल रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है यथार्थवाचक, एक यथार्थवाचक संज्ञा होती है, और दूसरी क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। जो यथार्थवाचक संज्ञा होती है जिसका हमें कोई ना कोई जो रूप हमें देखने को मिलता है वो यथार्थवाचक होती है, और जो सारे भाव होते हैं वो भाववाचक संज्ञा होती है ना। यथार्थवाचक संज्ञा में ही आपके क्या आते हैं? जैसे आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वो भी यथार्थवाचक का ही रूप है, और जातिवाचक संज्ञा भी यथार्थवाचक संज्ञा का ही क्या होता है? रूप होता है। तो जिसका हमारे दृश्य पटल पर या हमारे माइंड में कोई ना कोई चित्र उभर के आता है उसे क्या बोलते हैं? यथार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करा कि मूर्त रूप संज्ञा किसे कहते हैं? तो यथार्थवाचक संज्ञा को ही मूर्त रूप संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा को नहीं कहते हैं ना। तो आपका क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? इनमें से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? योग रूढ़ शब्द होता है जिसका अपने अतिरिक्त कोई और अर्थ हो, या फिर जो तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखना महावत, महावत का मतलब क्या होता है? कहते हैं महावात का मतलब क्या होता है, या महावत का मतलब क्या होता है? अगर हम ऐसे शब्द का शाब्दिक अर्थ इसका देखें तो इसका मतलब होता है एक मतलब जबरदस्त वाला जो तूफान होता है, या फिर प्रचंड तूफान जो होता है उसको महावत भी बोल सकते हो आप लोग। लेकिन महावत को हम क्या बोलते हैं नॉर्मल, कि इसका जो अर्थ होता है वो हाथी हाँकने वाला जो होता है, या हाथी को कंट्रोल करने वाला जो होता है उसको महावत बोलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका योग रूढ़ शब्द हो गया, कि मतलब इसका अर्थ तो कुछ और, मूल अर्थ तो कुछ और है, लेकिन अलग ही अर्थ के लिए जो है रूढ़ हो जा रहा है, कुछ और ही अर्थ होता है। जन धन, जन धन का अगर हम ऐसे मतलब देखें तो जन धन, तो जनता का धन,
लेकिन अगर जनधन देखें तो ये क्या है, अपने आप में एक योजना है, तो ये योजना, तो ये भी आपका क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया। अगर हम विंध्याचल देखें तो विंध्याचल, विंध्याचल मतलब आपका विंध्य और अचल, विंध्य मतलब अचल, मतलब विंध्य और अचल मतलब किसी चीज को रोकने वाला और बिना चलने वाला, ऐसी चीज है ना। जबकि है क्या, ये पर्वत का नाम है, तो मूल अर्थ तो कुछ और दे रहा है, लेकिन इसका अर्थ जो है कहीं तीसरा अर्थ के लिए भी रूढ़ हो रहा है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी, इसके अलावा जैसे रावण, दशानन है, नीलकंठ है, पीताम्बर है ना, ऐसे ऐसे शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द होते हैं, जिसका अपने अतिरिक्त कोई अन्य अर्थ होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। विदेशी शब्दों के लिए सही मिलान कीजिए। विदेशी शब्दों के लिए सही मिलान करना, देखो बुजुर्ग, बुजुर्ग जो है रूसी भाषा का शब्द है भाई, है ना। बुजुर्ग किस भाषा का शब्द है, रूसी भाषा का शब्द है। एटलस देखे तो एटलस यूनानी भाषा का शब्द है। अंग्रेज देखे तो अंग्रेज फ्रेंच भाषा का शब्द है। और बम देखे तो बम जो है डच भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है इनमें से। क्या कह रहा है, कुमाऊनी बोली में आभूषण को ज्योर कहते हैं, कुमाऊनी बोली में आभूषण को ज्योर कहते हैं, बिल्कुल एकदम सही है। गढ़वाली बोली में आभूषण को गौणा कहते हैं, तो ये भी सही है। जौनसारी बोली में आभूषण को गईना कहते हैं, गईना, तो ये भी आपका सही है। तो उपरोक्त सभी क्या हो गए, इसके सही हो गए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, देखो एक युग्म शब्द दिया हुआ है यहाँ पे, युग्म शब्द है अच्छी भली को गढ़वाली बोली में कहा जाएगा। जैसे बोलते हैं कि अच्छी भली, कैसी है, अच्छी भली है ना। तो गढ़वाली बोली में क्या बोलेंगे उसको, तो गढ़वाली बोली में इसको बोलेंगे न्याणी क्याणी, न्याणी क्याणी। अच्छी भली को गढ़वाली बोली में क्या बोलते हैं, न्याणी क्याणी बोलते हैं। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा पक्का, कंफर्म है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगही बोली का विकास हुआ है। देखो भाई, जो मगही बोली है ना, मगही बोली कहाँ बोली जाती है, बिहार। देखा आपके हिंदी की जो उपबोलियां है, हिंदी की 5 उपबोलियां हैं, एक गढ़वाली, क्या कहते हैं आपकी पहाड़ी हिंदी हो गई, राजस्थानी हिंदी होगी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो इसमें अगर हम बिहारी हिंदी देखें तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत हिंदी की टोटल 18 बोलियां आती है, जिसमें बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती है। एक तो आती है आपकी कौन सी, भोजपुरी, कौन सी आती है, भोजपुरी, है ना। एक आती है आपकी मैथिली, एक कौन सी आती है, मैथिली, और एक आती है आपकी मगही, है ना, एक क्या आती है, मगही आती है। तो ये जो भोजपुरी, बिहारी हिंदी को भी 2 भागों में इस तरीके से बांटा गया है। जैसे अगर सपोज मैं आपको कहूं कि ये बिहार वाला एरिया है, तो बिहार वाले एरिया में ये आपका पश्चिमी बिहारी होगा या ये पूर्वी बिहारी होगी। तो पश्चिमी बिहारी, जो बिहार की बोलियां हैं, उनका विकास किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अब मागधी अपभ्रंश से हुआ तो यहाँ पे जो आएगी वो पश्चिमी, जो आपकी भोजपुरी हो यहाँ बोली जाती है। ये भोजपुरी है तो भोजपुरी यहाँ पे, और यहाँ पे बोली जाएगी आपकी मैथिली, और यहाँ पे बोली जाएगी आपकी मगही। तो आपकी जो मगही है वो पूर्वी मागधी अपभ्रंश से उसका विकास हुआ, और भोजपुरी का पश्चिमी मागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पूर्वी मागधी अपभ्रंश से हुआ है मगही का विकास, तो ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, शिवानी का जन्म 17 अक्टूबर 1923 को राजकोट में हुआ था। राजकोट गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। राजकोट कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। गुजरात में शिवानी का जन्म हुआ था, और इसका वास्तविक नाम क्या था, तो मतलब क्या है इसका, गौरा पंत। तो गौरा पंत इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सी इसका आंसर है। उत्तराखंड की लेखिका के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है ना। राहुल सांकृत्यायन की रचनाओं के लिए सही मिलान कीजिए। राहुल सांकृत्यायन की रचनाओं के लिए जो है सही मिलान करना है। देखो सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो राहुल सांकृत्यायन है, इनकी रचनाओं में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो है सप्तमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन की एक कहानी है, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई एक कहानी है ये। दूसरा मेरी जीवन यात्रा इसकी राहुल सांकृत्यायन की क्या है, एक आत्मकथा है। और अगर 22वीं सदी देखें तो 22वीं सदी इनका क्या है, एक उपन्यास है। और नए भारत के नेता क्या है, एक जीवनी है। नए भारत के नेता क्या है, जीवनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जीवनी के रचनाकार कौन है। तो जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो जीवनी है वो किसने लिखी है, राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है। तो राहुल सांकृत्यायन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपका राहुल सांकृत्यायन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पहुना का पर्यायवाची शब्द होगा। देखो पहुना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखो आप कृषक देखोगे तो कृषक किसका पर्यायवाची है, किसान का पर्यायवाची है, किसान का पर्यायवाची है। जम्बुक किसका पर्यायवाची है, आप ये बोल सकते हो आपका सियार बोल सकते हो, आप लोग क्या बोल सकते हो, सियार या फिर गिद्दड़। सियार या फिर गिद्दड़ का पर्यायवाची क्या है, आपका जम्बुक है। आगंतुक का पर्यायवाची पाहुना है। आगंतुक मतलब कि आने वाला, और आने वाले जो मतलब आते रहते हैं, मतलब कौन, मेहमान आते रहते हैं। तो मेहमान भी आप बोल सकते हो, पाहुना भी बोल सकते हो। तो मेहमान या पाहुना का क्या है, पर्यायवाची है आगंतुक, है ना, ठीक है। और आदित्य आप जानते हैं, आदित्य किसका पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या कहलाता है। किसी विषय की पूरी छानबीन कराना क्या कहलाता है, तो विवेचना कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, विवेचना। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। इसको भी देखो जरा, विश्लेषण, मीमांसा और समीक्षा क्या होता है। तो क्या होता है, किसी विषय या वस्तु या किसी बात को भली भांति समझना क्या कहलाता है। किसी भी विषय को, कोई सब्जेक्ट हो या कोई वस्तु हो या फिर कोई बात हो, उसको जब भली भांति या अच्छे से समझा जाता है तो उसको कहते हैं विश्लेषण करना, ठीक है ना। मीमांसा क्या होता है, मीमांसा होता है गंभीर विचार करना,
गंभीर विचार करना मतलब गहन विचार करना क्या कहलाता है? मीमांसा कहलाता है। क्या होता है कि किसी भी चीज का परीक्षण करना, किसी भी चीज का परीक्षण करना क्या कहलाता है? समीक्षा कहलाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, कभी भी पेपर में किसी एक को पूछा जा सकता है ना। तो किसी भी विषय की पूरी तरीके से छानबीन करना क्या कहलाएगा? विवेचना कहलाएगा। किसी भी विषय वस्तु या बात को भली भांति समझना विश्लेषण कहलाएगा। किसी भी चीज का गंभीर विचार करना मीमांसा कहलाता है। और परीक्षण, किसी भी चीज का परीक्षण करना समीक्षा कहलाता है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इनमें से अश्लील का विलोम शब्द होता है। अश्लील का विलोम शब्द क्या होता है भाई? अश्लील का विलोम शब्द होता है श्लील। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अश्लील का विलोम शब्द क्या होता है? श्लील। तो इनमें कंफ्यूज होते हैं, दुश्लील, विश्लील, कुश्लील, ऐसे लोग सोच लेते हैं। तो अश्लील का विलोम शब्द क्या होगा? श्लील होगा, उल्टा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। धीरे से बोलो, दीवार के भी कान होते हैं। पंक्ति में कौन सा कारक होगा? देखो, धीरे से बोलो, दीवार के भी कान होते हैं। यहाँ पे जो दीवार है ना, वो किसी चीज को मतलब सुनने के लिए क्या है? साधन के रूप में जो है बताया जा रहा है दीवार को, कि दीवार के माध्यम से, दीवार के पीछे से कोई सुन रहा होगा तो दीवार क्या बन जाएगा? वहां पे साधन बन जाएगा। तो जहां पे कोई साधन होता है काम करने के लिए, वहां पे कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसन्नता में कौन सी संधि है? तो प्रसन्नता में कौन सी संधि होगी? तो प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि होगी? सॉरी, ध्वनि पूछ रहा है। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि होगी? देखो, संयुक्त ध्वनि। जहां पे क्या होता है? संयुक्त अक्षर होते हैं ना, तो वहां पे जैसा अक्ष है, आपका त्र है, ज्ञो है, स्र है, जहां पे ये शब्दों का यूज होता है वहां पे संयुक्त ध्वनि होती है। जैसे हमने कहा कि एक शब्द लिख दिया श्रम, तो यहाँ पे संयुक्त ध्वनि का क्या हो रहा है? यूज हो रहा है। एक आती है आपकी संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि होती है, जैसे हमने कहा कि सम्यक, जब कोई भी दो, एक आधा वर्ण यानी कि एक स्वर रहित और एक स्वर सहित, एक आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण जो साथ में मिलकर जो है कोई ध्वनि बनाता है, तो उसमें संपृक्त ध्वनि उसको कहते हैं। और युग्मक ध्वनि किसे कहते हैं? जब एक ही जैसे वर्ण जो है एक स्वर रहित होता है, एक स्वर सहित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। द्वित्व व्यंजन, वहां पे क्या युग्मक ध्वनि बनती है? जैसे हमने कहा कि वक, ऐसे वक बोल दिया, आधा क और पूरा क है, और इसमें देखो जैसे आधा न और पूरा न है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? युग्मक ध्वनि हो जाएगी, है ना। जैसे आपका एक एग्जांपल दिल्ली भी आता है, जैसे आपका दिल्ली हो गया, आधा ल और पूरा ल हो गया, है ना, ऐसे करके। तो ये युग्मक ध्वनि कहलाती है। इनमें से कौन सा शब्द सही लिखा है? कौन सा शब्द लिखे? उच्च श्रृंखला, बिल्कुल सही लिखा है। विद्युलता, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। उज्ज्वल भी बिल्कुल सही लिखा है। सारे के सारे सही है, तो डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वयंवर का संधि विच्छेद होगा। स्वयंवर का संधि विच्छेद क्या होता है? स्वयंवर का संधि विच्छेद होता है स्वयं प्लस वर। स्वयं प्लस वर से बना हुआ है, और इसमें जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी भाई? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। क्योंकि व्यंजन संधि के जो पहला आता प्लस से पहले वहां पर अगर हलंत लग जाए तो समझ लेना व्यंजन संधि होगी। तो क्या हो जाएगा? स्वयंवर में व्यंजन से, स्वयं प्लस वर से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे? बस मौन में गंभीरता, बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन में वेश, है बड़प्पन वेश में, जो बात और कहीं नहीं वह है हमारे देश में। तो यहाँ पे देखो, वेश में और देश में, लास्ट में जो है शब्दों में क्या है? तुक मिल रही है। तुक मिल रही है। जैसे वेश में, जैसे हमने कहा कि लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तो संशय का नाग, तो लास्ट शब्द जो आग और नाग मिल रहा है। यहाँ पे लास्ट शब्द वेश में और देश में मिल रहा है, तो लास्ट में तुक मिल रही है। तो जहां पे लास्ट में तुक मिलती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में आयत, दिए गए चित्र में कितने आयत हैं? आयतों की संख्या निकालनी भाई। तो जब हम आयतों की संख्या निकालते तो मैंने आपको बताया था कि भाई इस तरीके से एक चित्र तो आपका, अगर हम देखें इस चित्र को ना इस तरीके से, यहाँ पे देखो इस तरीके से अगर हम इस चित्र को देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि आपके ये चार बॉक्स तो आई, लेकिन इसके अंदर ये लाइन खींची गई। इस लाइन को हम देखते हैं, पहले इस चार को देखते हैं, इसमें कितने आयत बन रहे हैं। तो हमने कहा था कि जो वर्ग होते हैं वो भी आयत में काउंट होता है, क्योंकि सारे के सारे वर्ग जो आयत कहलाते हैं, लेकिन आयत जो है वर्ग नहीं हो सकते, है ना। तो आपको ध्यान रखना सारे के सारे वर्ग भी आयत कहलाते हैं, वर्ग भी आयत होगा। तो 1 2 3 4, फिर आपका ये हो गया 5, फिर ये हो गया आपका 6, फिर ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 8 और एक हो गया पूरा 9। तो 9 तो आपके इसमें हो जाएंगे 9। और फिर इसमें ट्रिक देखना आप लोग एक, कि अगर किसी भी वर्ग के अंदर कोई ऐसी करके 2 लाइन चले जाए तो पहली लाइन जो 3 नए आयतों को जन्म देती है और दूसरी लाइन 4 नए आयतों को जन्म देती है। यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, ये 3 और बना देगी और ये 4 बना देगा। यहाँ पे भी एक 3 बना देगा, दूसरी लाइन तो 4, यहाँ पे पहली लाइन 3 बना देगी तो दूसरी लाइन कितने बना देगी? 4 बना देगी। तो 4 और 3 7, तो 7 कम 7 14 7 21 7 28, 28 यहाँ पे बनेंगे। तो 28 और 9 कितना हो जाएगा? 37, 37 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। तो बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, उनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी? तो सपोज हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऑप्शन से देखते हैं। हमने कहा कि वो कह रहा है कि मुर्गियों की संख्या क्या होगी, मुर्गियों की संख्या क्या होगी। देखो भाई, हमने सोचा कि सपोज मुर्गियों की संख्या कितनी है? 24, तो आपकी क्या हो जाएगी? मुर्गियां हो जाएगी। ये समझ लो हमने मुर्गियां लिख दिया, और इधर हमने क्या लिख दिया? गाय लिख दिया। ये क्या लिख दिया? गाय। तो अब वो कह रहा है कि उनके पैरों की संख्या 140 है तथा सिरों की संख्या 48, यानी कि टोटल कितना है? ये 48 है।
भाई टोटल जितने सिरों में सिर तो सबके एक एक ही होंगे ना, तो अगर 48 सिरे टोटल तो गाय और मुर्गियां टोटल मिलाकर 48 हो गई। और हमने मान के चला कि मुर्गियां तो है 24 और गाय फिर कितनी हो जाएगी, जब 48 टोटल तो 24 आपकी गाय हो जाएगी, 24 दूनी 48। तो मुर्गियों के अगर हम सिर की बात करें तो मतलब सिर नहीं मतलब पैर, अगर हम पैर की बात करें तो एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो 24 गुना 2 तो 24 दूनी 48, तो 48 पैर तो हो जाएंगे मुर्गियों के, है ना। और अगर हम पैर किसकी बात करें, पैरों की संख्या अगर हम गाय की करें तो गाय के कितने पैर होते हैं 4, तो 24 गुना 4 करेंगे तो 4 16, 4 16 और 4 दूनी 8 और 1 9 तो 96। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 और 9 और 4 13 और 1 14 तो कितना है 142, जबकि 140 है। यहाँ पे हमारा कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारा 140 आना चाहिए कि पैरों की संख्या कितनी 140, जबकि यहाँ पैरों की संख्या कितनी आ रही है 142 आ रही है, ठीक है ना। अगर हम 22 लेके चलते हैं, 22 लेके चलते हैं, अगर मुर्गियां क्या है आपकी 22 होती और गाय फिर कितनी हो जाती है आपकी 26 हो जाती है ना। तो ये इस तरीके से हम फिर देखते हैं। तो मुर्गियों के एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2, तो आपका कितना होगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 44 हो जाती है। एक गाय के कितने पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, तो 26 में 4 गुणा करो तो 6 24 और आपका 4 दूनी 8 9 10 104 104 में आप 44 को जोड़ोगे तो और ज्यादा हो जाएगा ना। लेकिन अगर आप जो यहाँ पे 26 लेके चलते हो तो 26, तो आप लोग देखो मुर्गियां आपकी कितनी हो जाएगी, जो मुर्गियां हो जाएगी कितनी हो जाएगी 26, है ना। और गाय कितनी हो जाएगी, जब टोटल जो हमारे पास 48 है ना, 48 है ना टोटल, तो गाय कितनी हो जाएगी, गाय हो जाएगी आपकी कितनी 22, है ना, कितनी हो जाएगी 22, है ना। 22 और 26 कितना होता है 48 होता है। तो इसके मतलब अगर हम पैर देखेंगे, इन दोनों के पैर देखेंगे तो पैर कितना आएंगे, तो पैर मुर्गी के पैर 2 होते हैं, एक मुर्गी के तो 26 मुर्गियां, तो पैर कितने हो जाएंगे 6 दूनी 12 2 दूनी 4 5 52 पैर हो जाएंगे। अगर हम गाय के पैर देखते तो एक गाय के 4 पैर होते तो 4 दूनी 8 4 दूनी 88 पैर हो जाएंगे। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 का 0 और 8 और 5 13 और 1 14 140 आ रहा है, बिल्कुल 140 पैर बोला, तो इसका मतलब ये सी सही आंसर है, 26 हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है, यदि किसी वर्ष 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। देखो 5 फरवरी को शुक्रवार है भाई, तो आप लोग देखना 5 फरवरी को शुक्रवार है, ठीक है ना। 5 फरवरी को शुक्रवार है तो 10 फरवरी को बोल रहा हूँ, सॉरी 5 फरवरी को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करते हैं, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको देखो फरवरी का 5 फरवरी का देखा ना, तो आपको क्या करेंगे, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त तक के सारे महीने लिखोगे, जहां का दिया हो वहां से लेकर और जहां तक का पूछा वहां तक का लिख लोगे। तो फरवरी कितना है 5 फरवरी, और फरवरी का महीना कितने का जाएगा, फरवरी का महीना वही क्या कहता है 29 का भी जा सकता है 30 का भी जा सकता है, सॉरी 29 का भी जा सकता है 28 का भी। अगर साधारण वर्ष है तो फरवरी कितने का जाएगा 28 का, है ना। तो 28 में से 5 को माइनस करना है, जितने का महीना जाता है उसमें से इस डेट को माइनस करते हैं, तो 28 में से 5 गया तो कितना बचेगा 23, है ना, 23 आ जाएगा। मार्च कितने का जाता है, तो मार्च जितने का जाता है उतने का लिखें, मार्च कितने का जाता है, तो मार्च जाता है आपका 31 का, अप्रैल कितने का जाता है 30 का, मई कितने का जाता है 31 का, जून कितने का जाता है 30 का, जुलाई कितने का जाता है 31 का, अगस्त भी 31 का जाता है, लेकिन वो 10 अगस्त का पूछा तो यहाँ पे जो है 10 अगस्त है तो इसको 10 ही रहने दो, लास्ट वाले को हम वही लिखते हैं। अब जोड़ेंगे इसको 3 और 1 4 5 6 आ गया, यहाँ पे देखो 3 और 2 3 और 3 6 3 9 3 12 3 15 15 16 17 और 1 18, ये हो गया आपका 186 हो गया। 186 में हम क्या करेंगे 7 का भाग दे देंगे, तो 7 का भाग देंगे 7 दूनी 14, कितना बचेगा 4, 46 आ गया, 7 दूनी 14 7 छक 42, तो कितना बचेगा 4, तो 4 बच गया। तो 4 जोड़ने हमने शुक्रवार में, 5 फरवरी को शुक्रवार था तो आपको 4 जोड़ने शुक्रवार में, तो शुक्रवार में 4 जोड़ोगे, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, तो मंगलवार देखो मंगलवार हो सकता है, तो मंगलवार हो सकता है तो ये आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है फरवरी का महीना 29 का लेके चलते हो तो यहाँ पे जो है मंगलवार के जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 29 हो जाएगा, और 29 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा, 29 में से 5 जाएगा तो एक आपका यहाँ पे कम हो जाएगा, और मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, तो 29 में से 5 जाएगा तो 24 यानी कि इनको जोड़ेगा तो 100 कितने हो जाएंगे 186। अब इसमें इसको अगर हम क्या कहते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 186 की जगह 187 हो जाएगा, 187 हो जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेंगे, और 5 जोड़ेंगे तो शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, तो बुधवार आना चाहिए, है ना। तो रविवार तो आ नहीं सकता, तो आपका रविवार और ये आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रश्न तो इस तरीके से बन पाएगा। तो भाई इसके हिसाब से इसका कोई भी आंसर नहीं आना चाहिए, तो आंसर क्या आना चाहिए इसका, या तो मंगलवार आएगा और या फिर क्या आएगा बुधवार आएगा, मंगलवार या बुधवार इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके हिसाब से तो मंगलवार आ रहा था, है ना। किसके हिसाब से अगर हम इसको 28 का लेके चलते तो इसके हिसाब से मंगलवार आ रहा, और लेकिन 29 लेके चलते तो बुधवार आ जाएगा, ठीक है ना। तो या तो मंगलवार आएगा या बुधवार आएगा ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ गलती से आ गया। यहाँ पे देखो 7 दूनी 14 7 तिया 21, 7 में 3 की गुणा करिए और उसमें 3 जोड़ दिया तो 7 या 21 और 3 24, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 23 में 3 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा, और 69 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 72 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे शब्द मैथमेटिक्स में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। तो देखो हम इसमें कैसे करते हैं, यहाँ से वर्णमाला पढ़ेंगे सीधा, MNOPQRST बोला तो ये T और M के बीच में आ गया, एक हो गया हमारा, है ना, एक हमने लिख दिया, चलो यहाँ पे एक आ गया, MNOPQRSTUVW आ गया एक, है ना। ABCDEFGHIJ यहाँ पे नहीं आया, T से देखो TUVWXYZ, है ना।
एच से देखो HIJKLMNO नहीं आया। ई से देखो EFGHI ये देखो ई और आई का आ रहा है, ये आ गया EFGHI JK, अब नहीं आ रहा। एम से देखो MNOPQR ए से देखो ABCDEFG ABCDE नहीं आ रहा। टी से देखो TUVWXYZ TUVW। आई से देखो IJKLMNOPQ नहीं आ रहा। IJK CDEFGHIJKL नहीं आ रहा। STUVWXYZ नहीं आ रहा। तो दो ही आ रहे हैं, तो दो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। तो देखो आप अंग्रेजी वर्णमाला लिखोगे तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ है ना, ये देखो यहाँ पे। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, तो दायां इधर से होता है भाई, दाईं ओर से 19वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एच आ रहा। 19वां अक्षर के दाएं 12वां अक्षर, अब 19वां अक्षर यहाँ पे, तो इसका दायां इधर हो जाएगा, तो इसके दाएं 12वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टी, तो टी इसका आंसर हो जाएगा, तो बी आंसर हो गया भाई। अगला क्वेश्चन है, यदि माँ की 5वीं तिथि मंगलवार है, देखो अगर किसी माँ की 5वीं तिथि मंगलवार है, मतलब 5वीं तिथि मंगलवार का मतलब है कि 5 तारीख को क्या है, मंगलवार है, 5 तारीख को मंगलवार है, तो माँ के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तो 5 तारीख को मंगलवार है, तो 4 तारीख को क्या हो जाएगा भाई, सोमवार। 3 तारीख को क्या हो जाएगा, 3 तारीख को क्या हो जाएगा, रविवार। 2 तारीख को क्या हो जाएगा, शनिवार। और 1 तारीख को क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो कुल मिला के 1 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार होगा। और वो कह रहा कि महीने के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, तो 1 तारीख को शुक्रवार है, 1 में 7 जोड़ेंगे क्योंकि 7 दिन के बाद जो है हमारी तारीख रिपीट हो जाती है, तो 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 तारीख, तो 8 तारीख को भी क्या आ जाएगा, 8 तारीख को भी शुक्रवार आ जाएगा। 8 में फिर 7 जोड़ेंगे, 8 और 7 15, तो 15 तारीख को भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो ये होगा आपका पहला शुक्रवार, दूसरा शुक्रवार और तीसरा शुक्रवार। वो कह रहा है तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, तो इसमें 3 दिन और जोड़ो, 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो 15 तारीख को शुक्रवार था, तो इसके 3 दिन बाद 16 17 18 है ना, 3 दिन, तीसरा दिन मतलब पहला दूसरा तीसरा, तीसरा दिन तो आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद का मतलब है कि चौथा दिन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 19 तारीख हो जाएगी। तो 18, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर 18 दिया होगा, लेकिन 15 तारीख के 3 दिन जोड़ेंगे तो 3 दिन 15 16 17 18 आ जाएगा। लेकिन 3 दिन के बाद बोल रहा हो, तो 3 दिन के बाद 19वां दिन हो जाएगा। 3 दिन के बाद कौन सी तिथि होगी, तो 19 तारीख हो जाएगी, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एक व्यक्ति अपने कार्यालय से उत्तर दिशा की ओर चलता है, तो एक व्यक्ति अपने कार्यालय से, समझो कि उसका कार्यालय यहाँ पे है और यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चलता है। उत्तर कहाँ होता है, ऊपर की तरफ होता है, उत्तर दिशा की ओर चलता है ना। वह बाईं ओर घूम जाता है, वह बाईं ओर घूम जाता है, जब इधर को जा रहा था तो बायां इधर को जाएगा, तो बाईं ओर घूम जाता है, तो चलो ये बाईं ओर घूम गया, बाईं ओर घूम जाता है ना, वह बाईं ओर घूम जाता है, फिर दाईं ओर घूम जाता है, तो फिर दाईं ओर घूमेगा तो इधर को जाएगा, तो दायां कहाँ हो जाएगा, इधर की तरफ को, तो दाईं ओर घूम जाता है, फिर दाईं ओर घूम गया, और देखो दाईं ओर घूम जाता है, और फिर दाईं ओर घूम जाता है, और फिर दाईं ओर घूमता तो इधर को जा रहा था, तो दायां इधर को जाएगा, दाईं ओर घूम जाता है। तो किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, अब किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, तो इधर को चल रहा है। तो आप लोगों को पता होगा 4 दिशाएं होती है, इधर को पूर्व होती है, इधर को पश्चिम, इधर को उत्तर, इधर को दक्षिण, तो इधर को पूर्व दिशा होती है, तो पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, पूर्व, है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखना क्या कह रहा है, पी टी का पिता है, जो पी है वो किसका पिता है, टी का, तो पी टी का पिता हो गया, ठीक है ना। टी एम की पुत्री है, जो टी है वो एम की पुत्री है, और टी जो है किसकी पुत्री है, एम की पुत्री, मतलब एम जो है इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, पति पत्नी हो जाएंगे दोनों, है ना। टी एम की पुत्री है, एम के की पुत्री है, जो एम है वो के की पुत्री, जो एम है वो किसकी पुत्री है, के की पुत्री है, ये एम के की पुत्री है। पी का के से क्या संबंध है, मतलब जो पी है वो इस के का क्या लगता है, ये इसकी पुत्री है और ये इसका पति है, तो इसका क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा, है ना, दामाद हो जाएगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी पुत्री है तो इसका पति है, तो पति पत्नी, और इसका ये दामाद हो जाएगा, इसकी ये बेटी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे, यदि देखो यदि 1 + 4 = 9, उसने क्या किया है, यहाँ पे 4 का दुगुना किया और उसमें 1 जोड़ दिया, तो कितना हो गया 9। इसमें 8 का दुगुना किया, 8 दूनी 16, उसमें 2 जोड़े, 16 और 2 18। इसमें 6 का दुगुना करिए, 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ा 15। इसमें देखो 8 दूनी 16, तो 16 में 7 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 16 और 7 कितना होता है, 17 18 19 20 21 22 23, तो 23, तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो भाई उत्तराखंड के क्वेश्चन देखना, 31 क्वेश्चन देखना, ठीक है। सील बर्मन 31 क्वेश्चन क्या बता रहे हैं कि सील बर्मन जिन्होंने बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया था,
उन्हें इतिहासकार श्री रामचंद्रन किस वंश के मानते हैं? देखो सीलवर्मन जो राजा था वो उन्होंने क्या किया था, बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था, ठीक है। तो किस वंश का है भाई? वो यौदेव वंश के, ठीक है। यौदेव वंश छोटा वंश है जो हमारे उत्तराखंड में राज करता है। देखो उत्तराखंड में राज करने वाला पहला वंश था कुलिंद राजवंश, ठीक है। तो उसी के साथ ही एक छोटा सा राजवंश यौदेव वंश भी यहाँ पर राज करता है, तो उसी के राजा होते हैं सीलवर्मन, ठीक है। बाकी कुषाण वंश ने भी यहाँ पर राज किया, इनकी हमें मुद्राएं मिली है भाई, कुषाण वंश की मुद्राएं मिली है, मुन्नी की रेती में मिली है, गोपीसाण में मिली है, ठीक है, बहुत सारी जगह मिली है, कोटद्वार में मिली है। शक वंश की हमें जानकारी जो उत्तराखंड में मिलती है वो कटारमल सूर्य मंदिर से मिलती है, शक वंश की जानकारी, ठीक है। दूसरा ध्यान देना यहाँ पर गुप्त वंश। देखो गुप्त वंश का एक राजा होता है समुद्रगुप्त ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया, और उत्तराखंड पर जब आक्रमण किया था समुद्रगुप्त ने, तो एक छोटा सा राज्य होता है यहाँ पर करतारपुर राज्य, तो यहाँ तक पहुँच गया था आपका समुद्रगुप्त, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ पाया, ऐसी कहानी नहीं आती है। तो ध्यान रखना कि गुप्त वंश का कौन सा राजा होता है जिसने उत्तराखंड पर आक्रमण किया, होता समुद्रगुप्त, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 32 क्वेश्चन। सही कथन का चयन करना यहाँ पर, ठीक है। तो पहला कथन देखना, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला की स्थापना बोसी सेन ने 1924 में लेबोरेटरी नाम से कलकत्ता में की थी, ठीक है भाई ये, ठीक है। तो जो आपका विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला है, इसकी स्थापना हमारे उत्तराखंड में नहीं होती, पहले किस नाम से होती है? लेबोरेटरी नाम से कलकत्ता में होती है, कोलकाता में 1924 में, ठीक है। दूसरा देखना कि इसे उत्तराखंड में 1936 में अल्मोड़ा में स्थानांतरित किया गया। देखो उत्तराखंड में कब लाया गया इसे? 1936 में, ठीक है। तीसरा देखना कि यह संस्था भारतीय कृषि अनुसंधानशाला की पूसा की पर्वतीय इकाई है, ये भी आपका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। चौथा देखना कि बोसी सेन उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति है जिन्हें सबसे पहले पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार मिला। देखो यहां पर थोड़ा कंफ्यूज मत होना, अगर हम देखें कि राज्य के प्रथम व्यक्ति पद्म विभूषण वाले जिन्हें सबसे पहले पद्म विभूषण मिला है, तो वह है आपका घनानंद पांडे, जिन्हें सबसे पहले 1969 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म विभूषण, ठीक है। फिर आता है आपका दूसरा पद्म भूषण पुरस्कार। देखो परीक्षा वाणी में आप पढ़ते हो कि पद्म भूषण पहले व्यक्ति बताओ उत्तराखंड के जिन्हें सबसे पहले पद्म भूषण पुरस्कार मिला, तो आप वहां पर पढ़ते हो परीक्षा वाणी में कमलेंदु मती शाह को मिला था 1958 में, ठीक है, ऐसे वहां पर दिया है कमलेंदु मती शाह को 1958 में। और तीसरा जो पुरस्कार आता है वो है पद्मश्री सबसे पहले मिला, किसको मिला था भाई? तो सुखदेव पांडे को मिला था हमारे राज्य में सबसे पहले, ठीक है, 1956 में सुखदेव पांडे को मिला। तो 3 क्वेश्चन है अलग अलग। देखो राज्य के प्रथम व्यक्ति जिन्हें सबसे पहले पद्म विभूषण मिला तो घनानंद पांडे है, राज्य के प्रथम व्यक्ति जिन्हें सबसे पहले पद्म भूषण मिला है तो कमलेंदु मती शाह है, ठीक है, और राज्य के प्रथम व्यक्ति जिन्हें सबसे पहले पद्मश्री मिला है तो सुखदेव पांडे को मिला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पद्म भूषण पुरस्कार। देखो पद्म भूषण यहाँ पर कमलेंदु मती शाह, लेकिन इनसे भी पहले आपका बोसी सेन को मिल चुका है 1957 में, ठीक है। तो ध्यान देना, कमलेंदु मती शाह को 1958 में मिला और बोसी सेन को 1957 में मिला। तो अगर ऑप्शन में बोसी सेन हो तो आप बोसी सेन आंसर लगा सकते हो, ठीक है। 1957 में उन्हें पद्म भूषण मिला था भाई। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि चारों के चारों कथन सही हो जाएंगे आपके, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 यानी कि चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 33। सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। पहला देखना कि हिमालयी पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन का गठन चंडी प्रसाद भट्ट ने 1982 में किया। गलत है भाई, हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन ये बात कर रहा है हैस्को, ठीक है। हैस्को की स्थापना होती है 1979 में, और इसकी स्थापना देहरादून के आपके हैस्को ग्राम में होती है। हैस्को ग्राम देहरादून में पड़ता है, ठीक है, देहरादून में होती है, ठीक है। और इसके जो संस्थापक होते हैं आपके अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा भाई, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट इसका आंसर नहीं है। देखो हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन जिसे हैस्को बोलते हैं, इसकी स्थापना देहरादून में होती है, अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा की जाती है, ठीक है, 1979 में। कथन आर देखना कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए विकास मॉडल तैयार करना, ठीक है। यानी कि इसकी जो स्थापना की गई थी हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन की, वो पर्यावरण को कम करने के और नुकसान को कम करने के लिए की गई थी भाई। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ए तो गलत हो जाएगा, ठीक है, कथन ए गलत हो जाएगा, लेकिन आर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 34 क्वेश्चन। देखो सही विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो देखना यहाँ पर कि सदावर्त, देखो सदावर्त ये इतना होगा, सदावर्त वह अनुदान जो कन्या विवाह के अवसर पर कन्या को दान स्वरूप दिया जाता है। देखो जब हमारे यहाँ शादी होती है तो वहां पर कन्या को जो दान दिया जाता है उसे सदावर्त नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं न्योता,
ठीक है, तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। सदावर्त क्या होता है भाई? सदावर्त आपने देखा होगा कि आप मंदिर में जाते हैं या धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर जो मुफ्त में जो भोजन दिया जाता है उसे सदावर्त बोलते हैं। जो मंदिरों में एक धार्मिक प्रथा बोल सकते हैं आप, सदावर्त धार्मिक प्रथा, मंदिरों या धार्मिक स्थानों पर मुफ्त में भोजन मिलना उसे सदावर्त कहते हैं। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा भाई। दूसरा देखना नोला। नोला क्या होता है? देखो नोला वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाई गई गड्ढे। देखो वर्षा जल संरक्षण के लिए बनाई गई गड्ढे आपका नोला नहीं होंगे। ठीक है, देखो नोला आपने देखा होगा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नोलाओं को, धाराओं को उसे संरक्षित करने के लिए एक अभियान भी चलाया था। ठीक है, तो नोला क्या होता है? जहाँ से पानी निकलता है, पानी के नीचे एक बड़ा टैंक टाइप का होता है पानी को संरक्षित करने के लिए, यानी कि उसको इकट्ठा करने के लिए, तो उसे बोलते हैं नोला। वर्षा जल के संरक्षण के लिए नहीं होता है वो, सभी जितना भी जल, देखो पानी जो नोला होता है उसके जल के संरक्षण के लिए, पानी जहाँ से निकलता है उसके जल के संरक्षण के लिए जो टैंक टाइप का बनाया जाता है पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र में, तो उसे बोलते हैं नोला। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखना पचार सीमार। देखो पचार सीमार क्या होता है? पचार सीमार प्राकृतिक स्रोत से लगातार पानी रिसता रहता है। देखो पचार सीमार होता है जो प्राकृतिक स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोत, ठीक है, वहाँ से लगातार जो पानी रिश्ता यानी कि निकलता है उसे बोलते हैं पचार सीमार। देखो पचार सीमार, यहाँ पे क्या दिया है? नदी घाटियों के आसपास की भूमि। देखो नदी घाटी के जो आसपास की जो भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है, उसे बग्गड़ बोलते हैं, बग्गड़। तो ये यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा भाई। नदी घाटी के आसपास की जो भूमि होती है, नदी घाटी के आसपास की जो समतल उपजाऊ भूमि होती है, नदी घाटी के आसपास की समतल उपजाऊ भूमि होती है उसे बोलते हैं बग्गड़ हमारे राज्य में। और पचार सीमार क्या होता है? पचार सीमार होता है प्राकृतिक स्रोत, वो प्राकृतिक स्रोत जहाँ से लगातार पानी रिसता है यानी कि निकलता है उसे बोलते हैं पचार सीमार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चढ़ना है? सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गुल क्या होता है भाई? गुल, गुल खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई एक छोटी सी नहर, उसे बोलते हैं गुल। ठीक है, तो ध्यान देनी है सारी चीजें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35। देखो 35 क्वेश्चन क्या बता रहा है? 35 क्वेश्चन देखना कि सही विकल्प का चयन करना आपको यहाँ पर। ठीक है, तो सही विकल्प छानना आपको। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन मसूरी में उत्तराखंड कांग्रेस के मसूरी अधिवेशन में हुआ। देखो उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन होता है मसूरी में होता है, ठीक है भाई, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के मसूरी अधिवेशन, देखो ये गलत हो जाएगा, कांग्रेस के अधिवेशन में नहीं होता है। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है। यहाँ पर जो होता है वो आप पर्वतीय जन विकास सम्मेलन होता है। देखो एक सम्मेलन होता है पर्वतीय जन विकास सम्मेलन, विकास सम्मेलन। ठीक है, मसूरी में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है पर्वतीय जन विकास सम्मेलन। तो इस सम्मेलन में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन, ठीक है, 24-25 जुलाई 1979 को आपका उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होता है। ठीक है, और इस उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके देवीदत्त पंत। ठीक है, देवीदत्त पांडे, डी पांडे। ठीक, तो पहला कथन तो आपका गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, दूसरा देखना कि संस्थापक टीम के सदस्य इंद्रमणि बडोनी, काशी सिंह ऐरी, दिवाकर भट्ट, सुरेंद्र कुकरेती आदि लोग होते हैं। तो ये तो सही है भाई, दूसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या छाड़ना है यहाँ पे? सही छाड़ना है। तीसरा देखना उत्तराखंड क्रांति दल का उद्देश्य पर्वतीय 14 जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखंड का गठन करना, यह भी गलत हो जाएगा। देखो पर्वतीय 14 जिले नहीं थे वहाँ पर, कितने जिलों को माना था उन्होंने? 8 जिलों को मिलाकर एक अलग से राज्य बनाना था, इनका ये एक उद्देश्य था। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना। देखो पर्वतीय जन विकास सम्मेलन होता है 1979 में मसूरी में, जहाँ पर आपका उत्तराखंड क्रांति दल का गठन होता है, जिसके प्रथम अध्यक्ष होते हैं देवीदत्त पांडे। ठीक है, चलो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया था। दूसरा क्या था आपका कि दूसरा आपका सही हो जाएगा, जिसके संस्थापक सदस्य आपका इंद्रमणि बडोनी, काशी सिंह ऐरी आदि सदस्य थे। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल का उद्देश्य 8, देखो 14 नहीं था, 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य बनाना था। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि 2 ही आपका सही हो जाएगा, बाकी 1 और 3 गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 36। निम्नलिखित में से राज्य की किस निकाय की प्रमुख अध्यक्ष अभी तक महिला नहीं बनी है? देखो ऐसा कौन सा आयोग है जिसकी अध्यक्ष अभी तक महिला नहीं बनी है? ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा भाई आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। इस आयोग की अभी तक हमारे राज्य में कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। ठीक है, देखो आयोग बना था ये 15 मई 2001 को। ठीक है, और इसमें एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, और 6 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि कुल 7 सदस्य होते हैं। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एनपी नवानी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष आपके गोदियाल है, गोदियाल। ठीक है, गोदियाल पूरा नाम देखो, पूरा ऐसा तो गोदियाल नाम है लेकिन पूरा नाम है रवि दत्त गोदियाल। ठीक है, ध्यान रखना गोदियाल जी है रवि दत्त गोदियाल। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। देखो
ऑप्शन बी देखना उत्तराखंड सूचना आयोग, देखो बाकी की महिलाएं बनी है, मतलब ये पूछ रहा है उत्तराखंड सूचना आयोग, देखो ये बनता है आपका 3 अक्टूबर 2005 को, ठीक है। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो होते हैं RS टोलिया होते हैं, RS टोलिया। लेकिन वर्तमान जो इसके अध्यक्ष है भाई, वर्तमान इसके अध्यक्ष है वो राधा रतूड़ी है, राधा रतूड़ी, यानी कि ये तो महिला है, ठीक है। तो राधा रतूड़ी वर्तमान अध्यक्ष है और इस आयोग की महिला बन चुकी है अध्यक्ष। उत्तराखंड मुख्य सचिव, देखो उत्तराखंड मुख्य सचिव जो महिला बनी है वो भी राधा रतूड़ी बनी थी भाई, राधा रतूड़ी, ठीक है। देखो अभी वर्तमान में राधा रतूड़ी है उत्तराखंड सूचना आयोग की अध्यक्ष। इससे पहले जो राधा रतूड़ी थी वो उत्तराखंड मुख्य सचिव थी, ठीक है। बाकी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की जो महिला जो अध्यक्ष बनी है, या उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं महिला, वो आपका रितु बहारी बनी है, रितु बहारी, ठीक है। तो इस आयोग की भी बनी है आपकी महिला, उत्तराखंड मुख्य सचिव भी बनी है महिला, और उत्तराखंड सूचना आयोग की भी महिला बनी है राधा रतूड़ी, और आपकी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, ठीक है। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की जो महिला बनी है मुख्य न्यायाधीश, वो आपका रितु बहारी बनी है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 37। उत्तराखंड में आशा पोर्टल का संबंध है, देखो आशा पोर्टल का संबंध आपका हो जाएगा रोजगार से, ठीक है। उत्तराखंड में एक रोजगार प्रयाग पोर्टल भी आया था, यानी कि प्रयाग पोर्टल का संबंध भी पूछे तो उत्तराखंड में किससे हैं, ये भी रोजगार से हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 2020 में ये पोर्टल आया था प्रयाग पोर्टल, तो रोजगार प्रयाग पोर्टल का संबंध भी रोजगार से है। जो आपके बैकलॉग जो पद होते हैं ना, उसके लिए आपका ये प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा, तो ये भी रोजगार से है भाई, तो ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 38। वर्ष 2024-25 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक मछली उत्पादन वाले जिले, देखो क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में कि उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करता है, ऐसे क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर तो सीरीज दिखानी है आपको, देखो सबसे ज़्यादा जो मछली उत्पादन होती है वो होती है उधम सिंह नगर में, उसके बाद हरिद्वार में, उसके बाद देहरादून में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अग्र हिमालयन ब्रंश किस भौगोलिक संरचना को अलग करती है। देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, देखो सबसे ऊपर हिमालय कौन सा है भाई, ट्रांस हिमालय है, फिर आपका है महान हिमालय, ठीक है। फिर महान हिमालय के बाद आपका लघु हिमालय है, और लघु हिमालय के बाद आपका शिवालिक है, शिवालिक के बाद नीचे तराई या मैदानी क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। तो यहीं पर आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखो ट्रांस जो हिमालय है इसे बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय का पिछला भाग पाया जाता है, और वो जो पिछला भाग है वो उसे बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बारिश नहीं होती है, ठीक है। महान हिमालय को बोलते हैं आंतरिक हिमालय। लघु हिमालय को बोलते हैं आपका लघु हिमालय को आपको किस नाम से, लघु हिमालय, या फिर आप लघु हिमालय को लघु हिमालय बोलते हैं, ठीक है। या मध्य हिमालय, हाँ मध्य हिमालय भी बोलते हैं, मध्य हिमालय, ठीक है भाई, मध्य हिमालय बोलते हैं। शिवालिक को आपका बाह्य हिमालय बोलते हैं, ठीक है, बाह्य हिमालय बोलते हैं। अब देखना यहाँ पर, देखो क्वेश्चन क्या है, अग्र हिमालय ब्रंश, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका पर्वतीय हिमालय और मैदानी हिमालय, ठीक है। पर्वतीय हिमालय का मतलब शिवालिक की बात कर रहा है। देखो ऐसे तो पर्वतीय हिमालय तो होगा नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे समझना, अग्र हिमालय ब्रंश जो रेखा है ये आपका शिवालिक और मैदानी के बीच में पाई जाती है, अग्र हिमालय ब्रंश रेखा, ठीक है, जिसे हिमालयन फ्रंटल फ्रंट कहते हैं, यानी कि HFF ये, ठीक है, हिमालयन फ्रंटल फ्रंट, ठीक है। दूसरा है MBT, अगर MBT पूछे कि MBT कौन से हिमालय में पाया जाता है, किस हिमालय के मध्य में है, MBT मैन बाउंड्री ट्रस्ट, तो लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में कौन सी सीमा रेखा पाई जाती है, MBT, ठीक है। और आपका यहाँ पर ध्यान देना कि महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में आपका MCT पाया जाता है, मैन सेंट्रल ट्रस्ट, ठीक है। और महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में आपका पाया जाता है सच्चर जोन या सच्चर जोन, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ हो गए आपके। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि MBT या मैन बाउंड्री ट्रस्ट, ठीक है, किस हिमालय के मध्य में है भाई, शिवालिक और मध्य के बीच में। MCT किसके मध्य में है, लघु और महान हिमालय के मध्य में। सच्चर जोन किसके मध्य में है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में। और शिवालिक और मैदानी के बीच में आपका अग्र हिमालय ब्रंश या HFF आपका ये रेखा पाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज़ों को, सारी पूछते हैं यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न में से कौन सा शहर मंदाकिनी नदी के तट पर बसा नहीं है। देखो अगस्त मुनि भी है रुद्रप्रयाग में, तिलवाड़ा भी है, रामबाड़ा तिलवाड़ा, ठीक है, सीतापुर भी है। नंद केसरी नहीं होगा भाई, नंद केसरी आपका चमोली में है, पिंडर नदी के किनारे, पिंडर नदी बहती है चमोली में, तो वहाँ पर आपका नंद केसरी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना,
सही मिलान करना भाई आपको, ठीक है। कंकोड़ा खाल आंदोलन, देखो कंकोड़ा खाल आंदोलन होता है चमोली में, ठीक है। और ये कंकोड़ा खाल आंदोलन 1921 में जो कुली बेगार आंदोलन होता है ना, तो उसी का ही एक पार्ट है ये। हमारे राज्य में 1921 में कुली बेगार आंदोलन हुआ, तो कुली बेगार आंदोलन जो चमोली के कंकोड़ा खाल नामक स्थान पर होता है, तो वो इस नाम से होता है, कंकोड़ा खाल आंदोलन। वो कुली बेगारी आंदोलन ही होता है, ठीक है, 1921 में। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा इसका नेतृत्व करते हैं भाई, ठीक है। कंकोड़ा खाल आंदोलन का नेतृत्व कौन करते हैं? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, 1921 में। कुली बेगार का ये एक भाग है ये आंदोलन। पानी राखो आंदोलन पौड़ी में होता है, ठीक है, 1989 में होता है। और पानी की कमी को दूर करने के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती, सच्चिदानंद भारती, ठीक है, ये इसका नेतृत्व करते हैं। लोक विकास संस्थान की स्थापना करते हैं सच्चिदानंद भारती पौड़ी में। उफेरो खाल, आपने सुना होगा, पौड़ी में जगह है उफेरो खाल नामक स्थान पर पानी राखो आंदोलन सच्चिदानंद भारती के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है 1989 में, ठीक है। रवाई आंदोलन उत्तरकाशी में होता है भाई, उत्तरकाशी में होता है ये 30 मई 1930, ठीक है। रवाई आंदोलन या फिर आपका इसे बोलते हैं तिलाड़ी कांड, तिलाड़ी कांड के नाम से भी जाना जाता है रवाई आंदोलन, ठीक है। और चक्रधर जुयाल यहाँ पर गोली चलाने का आदेश देते हैं 30 मई 1930 उत्तरकाशी, यानी कि उस समय उत्तरकाशी का जो रवाई वाला क्षेत्र टिहरी रियासत के अंतर्गत आता था। तो टिहरी रियासत के उस समय राजा नरेंद्र शाह थे। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे ना कि रवाई आंदोलन या तिलाड़ी आंदोलन के समय टिहरी के राजा कौन थे? 1930 में राजा नरेंद्र शाह थे, ठीक है। चलो, हैवल घाटी आंदोलन, देखो हैवल घाटी आंदोलन, हैवल घाटी टिहरी में पड़ता है, ठीक है। और हैवल घाटी आंदोलन ये वो आंदोलन है, देखो कुंजड़ी वन आंदोलन आपने सुना होगा, कुंजड़ी वन आंदोलन, कुंजड़ी वन आंदोलन, ठीक है, ये 1904 में होता है। और 1904 में ये आपका टिहरी के हैवल घाटी में होता है। और इस समय राजा 1904 में राजा होते हैं कीर्ति शाह टिहरी के, ठीक है। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व करते हैं वो करते हैं अमर सिंह, अमर सिंह, अमर सिंह के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। देखो, कुंजड़ी वन आंदोलन अमर सिंह के नेतृत्व में हैवल घाटी में बहुत व्यापक रूप से फैल जाता है, इसलिए इस कुंजड़ी वन आंदोलन को हैवल घाटी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1904 में कीर्ति शाह के शासनकाल में टिहरी में होता है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा आपका कहाँ पर? टिहरी। 2 4 1 3, 2 4 1 3, यानी कि ऑप्शन बी 2 4 1 3, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सही मिलान करना भाई आपको यहाँ पे, ठीक है। नदियाँ दिया, नदियों का उद्गम क्षेत्र दिया है कि कहाँ कहाँ से निकलती है। देखो, गोवान खाना एक ग्लेशियर है, गोवान खाना हिमनद या ग्लेशियर, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है भाई? तो यहाँ से निकलती है आपकी पूर्वी धौली गंगा। गोवान खाना ग्लेशियर आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है। चलो, मिलम ग्लेशियर से निकलती है आपकी गौरी नदी, मिलम भी आपका पिथौरागढ़ में है। देवरा श्रेणी डोबरा, देवरा या डोबरा श्रेणी से मिलती है आपकी कौन सी नदी निकलती है? गोमती नदी। और गजार क्षेत्र से आपकी लदिया नदी निकलती है, ठीक है, जो काली की एक सहायक नदी है। देखो 4 2 1 3, 4 2 1 3, यानी कि ऑप्शन ए आपका इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 43 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक इतिहासकार सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक नहीं मानते हैं? तो ये ऐसा इतिहासकार कौन है भाई? डब्ल्यू फ्रेजर। डब्ल्यू फ्रेजर आपका सोमचंद को चंद वंश का इतिहास प्रथम राजा नहीं मानते, ठीक है। ये मानते हैं अभय चंद को, अभय चंद को नहीं, थोवरचंद, सॉरी, थोवरचंद को, ये थोवरचंद को डब्ल्यू फ्रेजर इस चंद वंश का प्रथम राजा मानते हैं या संस्थापक मानते हैं। जबकि चंद वंश का संस्थापक कौन होते हैं भाई? सोमचंद होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें। नेक्स्ट देखो, किस चंद शासक के समय राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है? तो वो राजा कौन होता है भाई? सोमचंद। देखो, सोमचंद ऐसा राजा है, चंद वंश का प्रथम राजा है, जिसने कुमाऊं में या राज्य में हमारे सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करता है, ठीक है। सोमचंद के द्वारा एक तो आपका राजभुंगा किला बनाया जाता है भाई चंपावत में, ठीक है, राजभुंगा किले का निर्माण किया जाता है, ठीक है। चाराल का निर्माण किया जाता है, चाराल, 4 किलेदार, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भी करता है ये, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करता है सोमचंद, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामाजिक व्यवस्था, अच्छा चंद वंश में पहला राजा कौन है जो कुमाऊं में सामाजिक व्यवस्था स्थापित करता है? तो भी आपका चंद वंश का प्रथम राजा सोमचंद होता है भाई। लेकिन कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था शुरू करने वाला फिर आपका आंसर वहाँ पर रुद्रचंद हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखना कि चंद वंश का वो राजा बताओ जो सबसे पहले कुमाऊं में सामाजिक व्यवस्था स्थापित करता है? तो सोमचंद है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि पुनः सामाजिक व्यवस्था चंद वंश में या कुमाऊं में कौन सा राजा शुरू करता है, तब आपका आंसर रुद्रचंद हो जाएगा आपका वहाँ पर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर क्या है आंसर? सोमचंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, चंद राज्य में झूठ बोलने की प्रथा, चंद राज्य में झूठ बोलने की प्रथा किससे संबंधित है भाई? देखो, झूठ बोलने की प्रथा चंद राज्य में रेशम उत्पादन से संबंधित है। देखो यहाँ पर ध्यान देना, एक राजा होता है चंद वंश का, इंद्रचंद, ठीक है।
इंद्रचंद के शासनकाल में रेशम उत्पादन शुरुआत होती है। सबसे पहले रेशम का उत्पादन हमारे उत्तराखंड में किस राजा के द्वारा किया जाता है? उस समय राजा होता है चंद्रवंश का इंद्रचंद, ठीक है। और ये रेशम आपका हमारे राज्य में नहीं होता, ये चीन से मंगाता है रेशम। रेशम के कीड़े चीन से मंगाए जाते हैं, तब जाके हमारे राज्य में चंद्रवंश में, कुमाऊं में, चंपावत में उस रेशम को उगाया जाता है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर एक कहानी आती है कि जब इस राजा ने रेशम मंगाया, ठीक है, रेशम उगाया, लेकिन उस रेशम से उस तरह से कपड़े, रेशम से कपड़े बनते हैं, ठीक है, तो उस तरह से चटकदार जो होते हैं अच्छे कपड़े नहीं बन रहे थे जैसे आपके चीन में होते हैं। तो वहाँ पर ये दोबारे जाता है चीन, और वहाँ के जो राजा होते हैं चीन में, तो उनसे मिलता है भाई कि आपके यहाँ तो जो कपड़े हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे बनते हैं, रेशम से बहुत चटकदार होते हैं, और जो आपने हमें रेशम दिया वहाँ से आपका इससे अच्छे प्रकार के कपड़े नहीं बन रहे, ठीक है, उस तरह से नहीं जैसे आपके यहाँ है। तो वहाँ पर इन्हें फिर बताया जाता है कि आपको देखो, रेशम का अगर अच्छा उत्पादन करना है तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, जितना ज़्यादा झूठ बोलोगे उतना ज़्यादा कि रेशम अच्छा होगा। तो वापस आए इंद्रचंद राज्य में, चंपावत, ठीक है, राजभुंगा में। तो वहाँ पर पूरे राज्य में खबर फैला देते हैं कि भाई झूठ बोलो, सब लोग झूठ बोलो, राजा खुद झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो झूठ बोला, ठीक है, लेकिन झूठ बोलना मतलब एक प्रथा चलाई, उस प्रथा को बोला गया पटरंग वाली प्रथा। पटरंग वाली प्रथा, तो पटरंग वाली प्रथा किसने चलाई थी हमारे राज्य में? इंद्रचंद ने। और पटरंग वाली प्रथा कैसी प्रथा है? झूठ बोलने की प्रथा, ठीक है। और पटरंग वाली प्रथा क्यों चलाई थी? रेशम का उत्पादन करने के लिए कि अच्छा रेशम हो, ठीक है। तो ये प्रथा के तहत झूठ बोला गया राज्य में, राजा खुद झूठ बोल रहा है। तो ध्यान रखना, ये कहानी तो क्या ध्यान रखना, 2-3 पॉइंट याद रखना कि सबसे पहले रेशम का उत्पादन कौन सा राजा करता है चंद्रवंश में? इंद्रचंद। कौन सी प्रथा चलाता है? पटरंग वाली, झूठ बोलने की प्रथा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 46। एप्पण है, एप्पण क्या है भाई? एक हमारे राज्य में एप्पण क्या है? एप्पण या छिप्पण, छिप्पण भी बोलते हैं कहीं कहीं पे से, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, एप्पण या छिप्पण। तो ये आपका है लोक चित्र। देखो प्राचीन समय में क्या होता है कि उस समय रंग तो होते, देखो एप्पण एक प्रकार से रंगोली बोल सकते हैं आप, ठीक है, रंगोली जो आप बनाते हैं, हमारे राज्य में उसे एप्पण या छिप्पण बोलते हैं, ठीक। तो प्राचीन समय में ये क्या होता था कि रंग तो होते नहीं थे, तो चावल का गोल बनाते थे, तो चावल के गोल से आपका रंगोली टाइप की बनाई जाती थी, उसे बोलते थे एप्पण या छिप्पण। एप्पण क्या होता है भाई? देखो एप्पण दीवारों पर बनाए जाते हैं, एप्पण या फिर जमीन पर बनाए जाते हैं। देखो दीवारों पर भी एप्पण बनाए जाते हैं और जमीन पर भी बनाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर पूछे कि इन दोनों में से सबसे एप्पण कहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, तो जमीन पर, ठीक है, धरती पर जो बनाए जाते हैं रंगोली चावल के गोल से, उसे बोलते हैं एप्पण, यानी कि आगे क्या बोलते हैं, नीचे धरती पर, ठीक है। चलो बाकी यहाँ पर एप्पण के अलावा लोक चित्र में क्या क्या आता है भाई? एक आपका नात आता है, ठीक है, आपका डिकारे आते हैं। डिकारे क्वेश्चन पूछा गया, डिकारे क्या है राज्य में? डिकारे क्या है भाई? तो जो मिट्टी से बनाई जाती मूर्तियाँ भगवान की, मिट्टी से भगवान की जो मूर्तियाँ बनाई जाती है, मिट्टी की जो भगवान की मूर्तियाँ बनाई जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं डिकारे। नात हो गया, थापा हो गया, थापा, ठीक है, बाजूबंद हो गया, बाजूबंद नहीं, आपका शैली, एक प्रकार का आपका शैली चित्र हो गया। दीपावली के समय आपका जो पूजा की थाली होती है, आरती की थाली, उस पर शैली चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। नात क्या होता है भाई? नात भी एक लोक चित्र है। नात क्या होता है कि रसोई घर की दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उसे नात कहते हैं। थापा क्या होता है? थापा जब भी कोई मांगलिक अवसर होता है या त्योहारों के समय जब भी त्योहारों के समय जब भी दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? थापा कहते हैं। शैली दीपावली के समय जो आरती की थाली होती है उस पर जो चित्र होता है उसे शैली बोलते हैं। ऐसे कई प्रकार के हैं भाई, तो आपको ये सारी चीज़ें दी है, ठीक है, तो रिवाइज करते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, उत्तराखंड में G20 की दूसरी बैठक, G20 की जो दूसरी बैठक होती है भाई, ठीक है, तो G20 की जो दूसरी बैठक होती है वो किस पर होती है? तो होती है आपकी भ्रष्टाचार पर। देखो हमारे राज्य में G20 की 3 बैठक होती है। देखो G20 का जो सम्मेलन भारत में होता है, भारत में G20 का जो सम्मेलन हुआ था वो 2023 में हुआ था, ठीक है। भारत G20 का मेजबान देश कब बना था? 2023 में। और G20 की जो बैठकें हुई अलग अलग पूरे देश में अलग अलग राज्य में हुई। हमारे राज्य में 3 होती है, ठीक है। पहली होती है मार्च में, 26-27 मार्च को होती है, और ये होती है आपकी रामनगर में, रामनगर यानी कि नैनीताल में। प्रथम जो बैठक होती है भाई, ठीक है, प्रथम बैठक रामनगर में होती है, और इसका जो मुख्य केंद्र क्या था भाई? इसकी थीम क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रथम जो बैठक होती है उसकी थीम क्या थी रामनगर में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरी जो बैठक होती है हमारे राज्य में G20 की, वो होती है आपकी नरेंद्र नगर ऋषिकेश, ठीक है, नरेंद्र नगर ऋषिकेश। और तीसरी जो बैठक होती है, तीसरी ये भी कहाँ पर होती है? नरेंद्र नगर ऋषिकेश में, नरेंद्र नगर ऋषिकेश में होती है भी, ठीक है। तो ये आपका मार्च में होती है, ये मई में होती है भाई, ठीक है, और ये जून में होती है। 3 बैठकें होती है। तो पहली बैठक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दूसरी बैठक भ्रष्टाचार पर, और तीसरी बैठक आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होती है हमारे राज्य में, ठीक है। तो अभी तक जो G20 का जो सम्मेलन होता है उसकी 3 बैठकें होती है, रामनगर, पहली रामनगर, दूसरी नरेंद्र नगर और तीसरी भी नरेंद्र नगर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? देखो हमारे राज्य में विधानसभा की 70 सीटें हैं। इस 70 सीटों में से 15 सीट आरक्षित है भाई। आरक्षित का मतलब 13 सीट एससी के लिए है, 2 सीट एसटी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अनुसूचित जाति की सीटें 13 सीटें है ना, 13 सीटें में देखो कौन सी नहीं है, रायपुर नहीं होगी, रायपुर के बदले यहाँ पर क्या हो जाएगी, राजपुर। देहरादून की जो राजपुर सीट है वो आपकी एससी के लिए यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बाकी झबरेड़ा हरिद्वार में पड़ती है। ठीक है, नैनीताल सीट। ठीक है, बाजपुर आपका उधम सिंह नगर में जो एससी के लिए आरक्षित है। ठीक है, देखो विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें पूछे किस जिले में है, हरिद्वार में। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा सीटें हैं 11। ठीक है, और यहाँ पर एससी की भी सबसे ज़्यादा सीटें कितनी आरक्षित है, 3। तो ध्यान रखने, ये चीज़ें सारी छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलो भाई नेक्स्ट देखना, प्रसिद्ध रंगीन चित्र आंक मिचोली। प्रसिद्ध रंगीन चित्र आंक मिचोली किसका है भाई? तो ये आपका हो जाएगा, किसका हो जाएगा ये प्रसिद्ध ये हो जाएगा आपका मणकू का। ठीक है, मणकू का चित्र है भाई ये। देखो मणकू का है गीत, एक तो इनका चित्र है गीत गोविंद। ध्यान रखना, गीत गोविंद किसका चित्र है और आंक मिचोली किसका चित्र है, मणकू का। ठीक है, देखो चेतू और मणकू ये 2 स्थानीय चित्रकार थे, ये बाहर से नहीं आए थे, स्थानीय चित्रकार है यहीं के। और किस राजा के दरबार में चित्रकार रहते हैं ये, टिहरी के राजा सूरदर्शन शाह के दरबार में। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले, सूरदर्शन शाह के चित्रकार कौन थे, तो चेतू और मणकू। ठीक है, मणकू के एक तो गीत गोविंद चित्र है और दूसरा आंक मिचोली है। बाकी मोलाराम सबसे जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो था मोलाराम। ये 4 राजाओं के दरबार में चित्रकार रहा भाई, 4 राजा। ठीक है, और 4 राजा कौन कौन से हैं, प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह और प्रदुमन शाह। पंवार वंश के ये सारे राजा हैं। ठीक है, प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह, प्रदुमन शाह, इन 4 राजाओं के दरबार के चित्रकार कौन था भाई, मोलाराम। ठीक है, सबसे महान चित्रकार मोलाराम। इनके चित्र देखना भाई, 2-3 बता देता हूँ मैं। एक है चंद्रमुखी चित्र है इनका, मयंक मुखी। ठीक है, एक आपका मस्तानी नामक चित्र है, मस्तानी चित्र। हिंडोला। ठीक है, दंपति चित्र भी इनका है, दंपति चित्र। तो ये सारी चित्र जो है ये मोलाराम के हैं भाई। ठीक है, चलो एक आपका चित्रकार आपका रणवीर सिंह बिष्ट भी रहे हमारे उत्तराखंड में। ये तो आपके प्राचीन समय के चित्रकार है भाई, जब राजा थे। रणवीर सिंह बिष्ट अभी आधुनिक काल के चित्रकार थे। तो रणवीर सिंह बिष्ट, एक तो इनके बारे में ध्यान रखना, इन्हें 1991 में क्या मिला था, पद्मश्री। तो पहले चित्रकार बताओ, राज्य के प्रथम चित्रकार जिन्हें सबसे पहले पद्मश्री मिला है, रणवीर सिंह बिष्ट है भाई, जिन्हें सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इनके भी बहुत सारे चित्र है भाई, बस 2 चित्र ध्यान रखना, एक है पहाड़ी गसियारे चित्र और पहाड़ी लोक नृत्य चित्र। तो पहाड़ी गसियारी चित्र और पहाड़ी लोक नृत्य चित्र किसका है, रणवीर सिंह बिष्ट का है। ठीक है, जिन्हें 1991 में पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? देखो नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई पूछ रहा है, तो नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई हो जाएगी 6861 मीटर, यानी कि 6861 मीटर। 6904 ये हो जाएगी आपकी पंचाचूली जो पर्वत है, कुमाऊं का सबसे बड़ा पर्वत पंचाचूली पिथौरागढ़ में है। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत कुमाऊं का, उत्तराखंड का नहीं। देखो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी पर्वत, 7817 मीटर ऊंचाई है, और कहाँ पर, चमोली में। उसके बाद कामेट पर्वत। ठीक है, कामेट पर 7756 मीटर उसकी ऊंचाई है। उसके बाद है नंदा देवी पूर्वी, 7434 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद माणा भी आता है भाई, माणा 72 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, माणा के बाद आपका बद्रीनाथ आएगा। ठीक है, बद्रीनाथ यानी कि 7140 मीटर उसकी ऊंचाई है बद्रीनाथ की। उसके बाद चौखंबा पर्वत आता है जिसकी 7138 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, उसके बाद त्रिशूल पर्वत है जिसकी 7120 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, तो ऐसे कर करके आपके बहुत सारे पर्वत है जो आपको याद करने हैं भाई, और उनकी ऊंचाई पूछते हैं एग्जाम में। तो सारा दिया है, परीक्षा वाणी पढ़ो, रिवाइज करो। ठीक है, सबसे बेस्ट परीक्षा वाणी है अगर आपका बेसिक क्लियर करना है। देखो बेसिक आपका परीक्षा वाणी ही बना सकती है। अब ऐसा मत बोलना परीक्षा वाणी, देखो जितने भी आज तक जिन्होंने भी एग्जाम निकाले, मेरे जानने वाले बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो अच्छे पोस्ट पे है भाई, उनका यही कहना होता है भाई कि आप अपना अगर बेसिक क्लियर करना है तो परीक्षा वाणी पढ़ो, जितने बार पढ़ सकते हो उतने बार पढ़ो। एक ने तो परीक्षा वाणी कम से कम 20 बार पढ़ी है, 20 बार 15 बार, जितने बार आप पढ़ोगे उतने बार आपका बेसिक क्लियर होगा। सबसे बेस्ट परीक्षा वाणी। उसके बाद आप और बुकें पढ़ोगे। इतिहास नहीं है परीक्षा वाणी में, बाकी चीज़ें आपको सब मिलेगी। इतिहास के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अजय रावत हो, यशवंत सिंह कटोच हो। ठीक है, बाकी आप कोचिंग के नोट्स देख सकते हैं। चलो, तो यहाँ पर पंचाचूली हो गया आपका। अच्छा, नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई पूछिए। देखो आप लोग जितने भी लोग हैं जो आपका ये वीडियो देखते हैं, जो सॉल्यूशन वाली है शनिवार वाली, तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आपको एक पर्वत बता रहा हूँ। पर्वत क्या 2-3 बता रहा हूँ, आपको कमेंट करना है उन पर्वतों की ऊंचाई। ठीक है, एक तो अभिगमन पर्वत कहाँ पर है और इसकी ऊंचाई कमेंट करना है। ठीक है, दूसरा आपका गंगोत्री पर्वत की ऊंचाई और यमुनोत्री पर्वत की ऊंचाई।
ठीक है। इन 3 पर्वतों की ऊंचाई और कहाँ कहाँ किस जिले में, देखो गंगोत्री यमुनोत्री तो उत्तरकाशी में, लेकिन अभिगमन पर्वत कहाँ पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है, गंगोत्री और यमुनोत्री की भी आपको कमेंट करके बताना है कि इनकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 क्वेश्चन। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं का नर केसरी, देखो यहाँ पर ठीक है, बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं का नर केसरी, देखो बद्रीदत्त पांडे को एक तो कुमाऊं केसरी भी बोलते हैं, ठीक है, कुमाऊं का केसरी बोलते हैं, कुर्मांचल केसरी बोलते हैं और कुमाऊं का नर केसरी भी बोला जाता है। तो किसने कहा भाई नर केसरी, भक्त दर्शन ने कहा नर केसरी। बाकी जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद बल्लभ पंत को, गोविंद बल्लभ पंत को क्या कौन सी उपाधि दी भाई, हिमालय पुत्र, हिमालय पुत्र। गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपाधि दी, महात्मा गांधी ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को कौन सी उपाधि दी भाई, गढ़वाली उपाधि दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52। चलो कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिवेशन होते हैं, देखो कुमाऊं परिषद के कुल होते हैं 6 अधिवेशन। देखो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में, ठीक है, 1916 में अल्मोड़ा में इसकी स्थापना होती है, कहीं कहीं पर नैनीताल भी दिया होता है भाई, ठीक है, किसी बुक में नैनीताल भी है, ठीक है। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में होती है और इसके कुल 6 अधिवेशन होते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान रखना आपको, प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, ठीक है, द्वितीय अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन, पांचवा अधिवेशन और छठा अधिवेशन। देखो प्रथम अधिवेशन कहाँ पर होता है, प्रथम अधिवेशन होता है अल्मोड़ा में, ठीक है, दूसरा अधिवेशन होता है आपका हल्द्वानी में, तीसरा अधिवेशन होता है आपका कोटद्वार में, एकमात्र अधिवेशन जो गढ़वाल में होता है कुमाऊं परिषद का वो कोटद्वार में होता है, चौथा अधिवेशन होता है आपका काशीपुर में, ठीक है, पांचवा अधिवेशन होता है आपका टनकपुर चंपावत में और छठा अधिवेशन घनियादौली, घनियादौली अल्मोड़ा में जगह पड़ती है घनियादौली, ठीक है। तो ये प्रथम अधिवेशन, देखो प्रथम अधिवेशन होता है 1917 में, दूसरा होता है 1918 में, तीसरा 1919, 1920 चौथा, 1923 पांचवा और 1926 छठा। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जयदत्त जोशी, जयदत्त जोशी, ठीक है। द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं तारादत्त गहरोला, तारादत्त गहरोला, ठीक है। तृतीय अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं बद्रीदत्त जोशी, बद्रीदत्त जोशी। और चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं हरगोविंद पंत, हरगोविंद पंत। पांचवें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं आपका बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। देखो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, बद्रीदत्त जोशी तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता वो जोशी है, बद्रीदत्त पांडे पांचवें की करते हैं और लास्ट अधिवेशन की अध्यक्षता मुकंदी लाल, मुकंदी लाल के द्वारा की जाती है भाई, ठीक है। तो कुल 6 अधिवेशन होते हैं और 1926 के बाद कुमाऊं परिषद का विलय हो जाता है कुमाऊं कांग्रेस में, ठीक है, ध्यान रखना, कुमाऊं परिषद का विलय कुमाऊं कांग्रेस में कब होता है, 1926 में, ठीक है। चलो अच्छा हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है। हैप्पी क्लब, हैप्पी क्लब 1903 में बनता है, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा बनाया जाता है भाई, गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा, ठीक है। मसूरी कांड आपका 1994 में होता है, 2 सितंबर 1994, ठीक है। कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना 1912 में होती, अच्छा गलत छानना है, ठीक है, ऑप्शन डी। कुली एजेंसी की स्थापना 1908 में होती है, 1908 में पौड़ी में होती है कुली एजेंसी, ठीक है। जबकि 1916 में क्या बनता है, कुमाऊं परिषद बनती है, कुमाऊं परिषद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम 1%, देखो सबसे कम 1% वाले जिले पूछ रहे, देखो क्षेत्रफल वाले नहीं, सबसे ज़्यादा 1% भी नहीं, सबसे कम 1%। देखो सबसे कम 1 आपके नीचे तराई क्षेत्र मैदानी क्षेत्र में है भाई, ठीक है। तो सबसे कम 1 उधम सिंह नगर, यहाँ पे भी, यहाँ पे हरिद्वार, ठीक है। देखो सबसे कम 1 है उधम सिंह नगर में, प्रतिशत में है, फिर हरिद्वार, फिर पिथौरागढ़ और फिर चमोली, सबसे कम 1% वाले जिले, सबसे कम, ठीक है। सबसे ज़्यादा 1% वाले, सबसे ज़्यादा 1%, ज़्यादा 1% वाले जिले, सबसे कम आपका है ऑप्शन ए, सबसे कम, सबसे ज़्यादा है आपका चंपावत, सबसे ज़्यादा 1% वाला जिला चंपावत, उसके बाद नैनीताल, उसके बाद पौड़ी, टिहरी, ठीक है। पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाले जिले, वन क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, पौड़ी है, उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद नैनीताल, फिर चमोली। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले, देखो सबसे कम वन क्षेत्रफल में पूछे तो उधम सिंह नगर, सबसे ज़्यादा, सबसे कम 1% में भी उधम सिंह नगर, सबसे कम 1% उधम सिंह नगर, हरिद्वार, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले उधम सिंह नगर, हरिद्वार, फिर यहाँ से पिथौरागढ़ हो जाएगा प्रतिशत में, यहाँ पे क्षेत्रफल में उधम सिंह नगर, ठीक है। तो ध्यान रखनी ये सारी चीज़ें, ये 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। देखो गोरखा काल में ब्राह्मण दास को क्या कहते थे, कटवा, ठीक है भाई। केशोराय मठ की स्थापना श्रीनगर में, श्रीनगर में महीपति शाह करता है 1625 में, ठीक है भाई।
1922 में नैनीताल बैंक की स्थापना कौन करता है? गोविंद बल्लभ पंत। ये भी ठीक है, तो गलत छानना आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। सीरा क्षेत्र को चंद साम्राज्य में मिलाता है, देखो बालो कल्याण चंद नहीं मिलाता है, रुद्रचंद मिलाता है, ठीक है। आपने रुद्रचंद के बारे में पढ़ा होगा कि रुद्रचंद जब अकबर से मिलने जाता है लाहौर, ठीक है, तो नागौर का युद्ध लड़ता है अकबर की तरफ से। अकबर रुद्रचंद से बहुत खुश हो जाता है और अकबर क्या करता है, रुद्रचंद को तराई का क्षेत्र दे देता है दान में, जिसे 84 माल परगना भी कहते थे या 9 लखिया माल भी कहते थे तराई क्षेत्र को, ठीक है। तो जब वो अकबर से मिलकर वापस आता है रुद्रचंद, तो वो आपका फिर सिरा सौर क्षेत्र को आक्रमण करता है। वहाँ पर सिरा हो गया, सौर हो गया, इसको जीत कर इसको अपने राज्य में मिलाता है चंद्रवंश में, ठीक है। तो ध्यान रखना कौन मिलाता है? रुद्रचंद। बालू कल्याण चंद नहीं मिला पाता है, ठीक है, ये आक्रमण भी नहीं कर सकता वहाँ पर, क्योंकि जो सिरा का राजा होता है वो बालू कल्याण चंद की पत्नी उसका भाई होता है, तो अपनी पत्नी के लिए उन्होंने इसलिए इसको फिर आक्रमण नहीं किया बालू कल्याण चंद ने। रुद्रचंद, उनका जो बेटा होता है रुद्रचंद, वो आक्रमण करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिस उत्तराखंड 2025 कौन बनी भाई? मिस उत्तराखंड 2025 मेघना ठाकुर, ठीक है, और ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट की है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है भाई आपको यहाँ पे, ठीक है। तो सही कथन देखना, पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है? स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता, अच्छा पुस्तकें दी और सही छानना है। देखो स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता, इस पुस्तक के राइटर कौन है? इसके राइटर हो जाएंगे जय सिंह रावत। जय सिंह रावत ने लिखी है आपकी ये पुस्तक, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता लिखी है जय सिंह रावत ने, ठीक है। शक्ति प्रसाद सकलानी ने लिखी है उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास अगर आपसे पूछे तो ये लिखी है आपकी शक्ति प्रसाद सकलानी ने, ठीक है। जबकि स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता जय सिंह रावत ने लिखी है। मध्य हिमालय की कला आपकी लिखी है यशवंत सिंह कटोच ने लिखी है भाई, ठीक है। मदन चंद भट्ट ने लिखी है हिमालय का इतिहास लिखी है मदन चंद भट्ट ने। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, क्या छाने? सही। गीता का गढ़वाली अनुवाद उमा दत्त नैथानी, नंद किशोर, आदित्य राम, ठीक है भाई, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। द होली हिमालयज पुस्तक शेरमन ओखले की नहीं है भाई, ये आपका के कुमार नित्यानंद की है, ठीक है। जो शेरमन ओखले की पुस्तक है वो होली हिमालय पूछे तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? होली हिमालय शेरमन ओखले। और दी होली हिमालयाज पूछे तो के कुमार नित्यानंद, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है भाई आपको, ठीक है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान रानीखेत, ठीक हो जाएगा। रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान हल्द्वानी में, ठीक है। रंग संग्रहालय आपका हो जाएगा धारचूला में, आपका गलत, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान आपका हो जाएगा हरिद्वार में, ठीक है, हरिद्वार में ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है? छोलिया एक नृत्य है भाई, कुमाऊं का सबसे प्रसिद्ध नृत्य जो युद्ध नृत्य है छोलिया, ठीक है। तो छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है देवाधामी को, ठीक है। बाकी इंद्र सिंह बिष्ट, इसे बोलते हैं एप्पल मैन के नाम से जाना जाता है इन्हें। मनीष पंत मेडिसिन मैन के नाम से मनीष पंत को जाना जाता है। लाभांशु शर्मा को जाना जाता है भारत केसरी के नाम से, ठीक है। तो ध्यान देना ये चीज़ें सारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। राज्य में वायु गुणवत्ता मापन केंद्र, देखो राज्य में वायु गुणवत्ता मापन केंद्र तीन नहीं है, कितने हैं? 4 है। और 4 कहाँ हैं? देहरादून, ठीक है, हरिद्वार, नैनीताल और यूएस नगर, तो इन 4 जगह वायु मापन केंद्र है। प्रथम खेल नीति, देखो प्रथम खेल नीति आई थी 16 जनवरी 2006 को आई थी, ठीक है। और नई खेल नीति भी पूछे, नई खेल नीति आपकी आई है 2021 में, ठीक है। यहाँ पर गलत छाड़ना, सही छाड़ना है, तो सही आपका हो जाएगा यशवंत सिंह कटोच को पद्म श्री मिला है 2024 में, ठीक है भाई। 2024 को मैं यशवंत सिंह कटोच को पद्म श्री मिला था, देखो 2025 में मिल चुका है पद्म श्री। राधा भट्ट, अरे उनके साथ एक और व्यक्ति है यूइंग नाम से, यूइंग ऐसी कुछ नाम है, ठीक है, उनको भी मिला है राधा भट्ट, उनके साथ राधा भट्ट है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर सही छानत देखो, अच्छा जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ये हल्द्वानी में नहीं है भाई, ये पटवा डांगर में है। पटवा डांगर आपका नैनीताल में पड़ता है, नैनीताल में, ठीक है। हल्द्वानी में क्या है? हल्द्वानी में आपका उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद है। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद आपका अगर पूछे तो ये हो जाएगा आपका हल्द्वानी में, जबकि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान आपका पटवा डांगर में हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
निम्नलिखित में से गलत कथन छानना भाई आपको, ठीक है। गलत कथन क्या है यहाँ पर? प्रथम महावीर चक्र किसे मिला है? दीवान सिंह दानू को, ठीक है। प्रथम अशोक चक्र मिला है भवानी दत्त जोशी को। प्रथम शौर्य चक्र मिला है जयकृत सिंह रावत को। प्रथम कीर्ति चक्र, देखो प्रथम कीर्ति चक्र मिला है अजय वर्धन को, अजय वर्धन, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें सबसे पहले प्रथम कीर्ति चक्र मिला है, ठीक है, तो हो जाएगा आपका अजय वर्धन, ठीक। क्षमता बाजपेयी के बारे में ध्यान रखना भाई, ये राज्य की प्रथम परिवहन विमान कमांडर है, परिवहन विमान कमांडर। राज्य की प्रथम परिवहन विमान कमांडर कौन सी है? क्षमता बाजपेयी, ठीक है, तो ध्यान रखना ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 62। राज्य का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएगा आपका ऋषिकेश, ठीक है। लाल कुआं में है एरोमेटिक गार्डन, एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं में हो जाएगा। हल्द्वानी में आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई हल्द्वानी में एक आपका वाप गार्डन है, वाप गार्डन, ठीक है। रामायण वाटिका, महाभारत वाटिका, रामायण वाटिका, महाभारत वाटिका, ठीक है, ये सारा आपका हल्द्वानी में है। पिथौरागढ़ में आपका ट्यूलिप गार्डन है भाई, ट्यूलिप गार्डन पिथौरागढ़ में है, ट्यूलिप गार्डन, ठीक है। पहला फर्न संरक्षण केंद्र, अगर ऐसा पूछे आपसे, पहला फर्न संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? पहला राज्य का पहला फर्न संरक्षण केंद्र, तो ये खोला गया भाई आपका रानीखेत, रानीखेत में, ठीक है। राज्य का पहला कैक्टस पार्क, कैक्टस पार्क, राज्य का पहला कैक्टस पार्क, ये हो जाएगा आपका देहरादून में, ठीक है, देहरादून में। तो बहुत सारी चीज़ें भाई, ये आपको पढ़ना है सारी चीज़ें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63। मई 2022 में बनाई गई सम्मान नागरिक संहिता कमेटी के में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे भाई? तो कमेटी में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे, ठीक है। तो यहाँ पर कुल हो जाएंगे आपके 5 सदस्य, कितने थे? कुल 5 सदस्य, ठीक है। तो 5 सदस्य कौन कौन से थे भाई? एक थे आपकी रंजना प्रसाद देसाई, रंजना प्रसाद देसाई, ठीक है, और ये इस कमेटी की अध्यक्ष थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सम्मान नागरिक संहिता जो हमारे उत्तराखंड में लागू हुआ उसके अध्यक्ष कौन थी? रंजना प्रसाद देसाई, ठीक है। दूसरे प्रमोद कोहली, शत्रुघ्न सिंह, प्रमोद कोहली, शत्रुघ्न सिंह, ठीक है, शत्रुघ्न सिंह, और एक आपकी मन्नू गौड़, ठीक है, मन्नू गौड़, सुरेखा डंगवाल, सुरेखा डंगवाल और मन्नू गौड़, मन्नू गौड़। देखो ऐसे तो आज तक अभी क्वेश्चन पूछा नहीं कि इन 5 सदस्यों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि रंजना प्रसाद देसाई जो थी वो सम्मान नागरिक संहिता जो आपके राज्य में लागू हुआ है, पहला राज्य उत्तराखंड है, तो उसकी अध्यक्ष कौन थी भाई? और ये कमेटी कब बनती है? मई 2022 में कमेटी बनती है, और इसमें कुल कितने सदस्य थे? 5, अध्यक्ष को मिलाकर 5 सदस्य बनते हैं। तो जब ये कमेटी बनती है तो ये कमेटी अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को, 2 फरवरी 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, अपनी रिपोर्ट सौंपती है। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 2 फरवरी 2024। फिर विधानसभा में ये कब पारित हुआ सम्मान नागरिक संहिता? तो 8 मार्च 2024 को विधानसभा में पारित हुआ, विधानसभा में पारित हुआ, ठीक है। ध्यान रखना विधानसभा में कब पारित हुआ सम्मान नागरिक संहिता अधिनियम? 8 मार्च को। और 12 मार्च 2024 राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मंजूरी दी, राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मंजूरी दी। और लागू कब से हुआ भाई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लागू सम्मान नागरिक संहिता हमारे राज्य में कब से लागू हुआ? 27 जनवरी 2025, 27 जनवरी 2025 से सम्मान नागरिक संहिता हमारे राज्य में लागू है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है भाई। 27 जनवरी 2025 को ये लागू हुआ, 2 फरवरी 2024 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, कमेटी कब बनती है? 2022 में, ठीक है। 8 मार्च 2024 को विधानसभा में पारित होता है ये बिल। उसके बाद राष्ट्रपति इस पर कब सिग्नेचर करता है या कब मंजूरी देता है? 24 मार्च 2024 को। और लागू कब से हुआ? ये 27 जनवरी को, ठीक है। तो सारी चीज़ें ध्यान रखना भाई। चलो 64 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। कमल व कमल ककड़ी के लिए प्रसिद्ध ताल, कमल और कमल ककड़ी के लिए प्रसिद्ध ताल हो जाएगा आपका भीमताल, ठीक है। सफ़ेद कमल के पुष्प के लिए प्रसिद्ध ताल हो जाएगा आपका श्यामला ताल, श्यामला ताल हो जाएगा आपका चंपावत में। नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध ताल आपका हो जाएगा वासुकी ताल, वासुकी ताल नीले रंग के कमल के लिए है, ठीक है। तो सही आपका गलत छाड़ना, सही छाड़ना, सही हो जाएगा आपका लाल पानी के लिए प्रसिद्ध ताल भी कौन सा ताल है? वासुकी ताल, जो कि नीले रंग के कमल के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो 65 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से गलत कथन छाड़ना है।
तो गलत देखो, चोपिट सिकर बुग्याल, देखो पहला ही गलत हो जाएगा, ये आपका चमोली में है भाई, चोपिट सिकर बुग्याल चमोली में हो जाएगा। बाकी सोनगाड़ छायागाड़ बुग्याल आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोटालों की हारी नाम से जाना जाता है कुश कल्याण बुग्याल को, और ये भी कहाँ है, ये उत्तरकाशी में है भाई, कुश कल्याण बुग्याल उत्तरकाशी में है। सुरम्य बुग्याल भी कहाँ पर है, उत्तरकाशी में है, इस कुश कल्याण बुग्याल के पास ही में आपका सुरम्य बुग्याल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66, निम्नलिखित में से गलत कथन छाड़ना है आपको, ठीक है, गलत कथन। प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र बनाया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है भाई, पहला ऑप्शन तो सही है। धपीला क्षेत्र तथा कियारकुली, धपीला क्षेत्र और कियारकुली क्षेत्र जो देहरादून में प्रसिद्ध है, देखो खड़िया के लिए नहीं है, ये जिप्सम के लिए फेमस है भाई, जिप्सम, जिप्सम जो आपका है खनन, उसके लिए जिप्सम जो धातु है उसके लिए फेमस है आपका धपीला क्षेत्र और कियारकुली क्षेत्र, ठीक है। खड़िया खनन, खड़िया खनन, देखो खड़िया खनन के लिए हमारे राज्य में एक आंदोलन भी होता है, ठीक है, खीरा कोटा आंदोलन होता है खड़िया खनन के लिए, और खड़िया खनन के लिए आपका महागांव और कियारकुली प्रसिद्ध है, महागांव और कियारकुली, कियारकुली ये दोनों क्षेत्र पड़ते हैं मसूरी में, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछे ना कि महागांव और कियारकुली क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है, खड़िया खनन के लिए, जबकि जिप्सम के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है देहरादून में, दपीला क्षेत्र और खियारकुल, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, दोनों अलग है, ठीक। बाकी खड़िया खनन के लिए कौन सा आंदोलन हुआ था, खीरा कोट आंदोलन, राधा भट्ट ने किया था, उसका नेतृत्व अल्मोड़ा में होता है 1978 के आसपास, ठीक है। चलो बाकी प्रथम खनन नीति 2001 में आई थी, खीरा कोट आंदोलन अल्मोड़ा में होता है 1978 में होता है, और राधा भट्ट इसका नेतृत्व करती है। किसके लिए होता है खीरा कोट आंदोलन, खड़िया खनन के लिए, खड़िया खनन के उपलक्ष्य में, ठीक है, तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। चलो अच्छा, यहाँ पर क्या छाड़ना था, गलत छाड़ना था, ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो 67 क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंदोबस्त, किस भूमि बंदोबस्त की मुख्य विशेषता खसरा सर्वेक्षण थी, खसरा सर्वेक्षण, किस भूमि बंदोबस्त की मुख्य विशेषता क्या थी, खसरा सर्वेक्षण। तो 1840 का जो वैकेट का भूमि बंदोबस्त होता है, वैकेट, और कौन सा भूमि बंदोबस्त होता है, 8वां भूमि बंदोबस्त, ठीक है, वैकेट कराता है 1840 में, ठीक है। बाकी 1823 का जो भूमि बंदोबस्त है वो कराता है ट्रेल, और इसे बोलते हैं 80 साला बंदोबस्त, 80 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा बंदोबस्त 80 साला बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, 1823 का बंदोबस्त। बाकी पहला बंदोबस्त, प्रथम बंदोबस्त हमारे राज्य में 1815 में होता है और इसे कराता है गार्डनर, ठीक है। और 1928 का अंतिम बंदोबस्त है, ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त, ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त पूछे आपसे 1928 में होता है, ठीक है। चलो 68 क्वेश्चन देखना, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाले जिले, देखो हमारे राज्य की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो आपकी है गेहूं, और ये लगभग 30% क्षेत्र में बोई जाती है, हमारे राज्य में 30% क्षेत्र गेहूं का उगाया जाता है, ठीक है। और हमारे राज्य की प्रमुख जो खाद्य फसल है वो गेहूं है, और भारत की जो खाद्य फसल है प्रमुख वो है आपकी चावल, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखना सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन वाले जिले, देखो सबसे ज़्यादा गेहूं उधम सिंह नगर में होता है, उसके बाद हरिद्वार में होता है, उसके बाद नैनीताल में होता है, उसके बाद पिथौरागढ़ में होता है, ठीक है भाई, ऑप्शन ए, ठीक है। दूसरे नंबर की जो सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है हमारे राज्य में वो चावल है, तो सबसे ज़्यादा चावल आपका उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और पिथौरागढ़, सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन वाले जिले, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन है उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन वाले जिले। तो मैंने एक साथ आपको सारे बता दिए, सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ पर होता है, उधम सिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार, फिर देहरादून, सबसे ज़्यादा चावल उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और पिथौरागढ़। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोकांग बैलिंग परियोजना, बोकांग बैलिंग परियोजना किस नदी पर है भाई, देखो बोकांग बैलिंग परियोजना आपकी हो जाएगी पूर्वी धौली गंगा पर और पिथौरागढ़ में, ठीक है। मंदाकिनी नदी पर एक तो रामबाड़ा परियोजना हो जाएगी, रामबाड़ा परियोजना, ठीक है। एक आपका है फाटा बुयांग परियोजना, ठीक है, फाटा बुयांग परियोजना हो जाएगी आपकी, किस नदी पर है ये, ठीक है, तो ये मंदाकिनी नदी पर है। और एक आपका मंदाकिनी नदी भटवाड़ी सिंगोली परियोजना, ये भी आपकी मंदाकिनी, देखो मंदाकिनी नदी पर रामवाड़ा परियोजना, फाटा बुयांग परियोजना और भटवाड़ी सिंगोली परियोजना, ठीक है। बाकी पश्चिमी धौली गंगा पर भी परियोजना झेलम तमक परियोजना, अगर आपसे पूछे झेलम तमक परियोजना तो ये किस पर है भाई, ये पश्चिमी धौली गंगा पर है, ठीक है भाई। ज़्यादा टाइम आज ज़्यादा बड़ी वीडियो होगी। चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले जिले, देखो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला है हरिद्वार, तो हरिद्वार कौन सा है, ऑप्शन ए में है, उसके बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून, उसके बाद नैनीताल। सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला जिला अगर आपसे पूछे हरिद्वार, सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला जिला, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा और टिहरी, ठीक है, ये सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले।
क्वेश्चन देखना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जीएस का 71 क्वेश्चन है। अस्पृश्य मतलब सही मिलान करना है, सही मिलान कीजिए। अस्पृश्यता अधिनियम, जो अस्पृश्यता अधिनियम आपने देखा होगा, अस्पृश्यता का जो सिद्धांत है वो किस अनुच्छेद में? मूल अधिकारों में, तो अनुच्छेद 17 में। लेकिन ये अस्पृश्यता का जो सिद्धांत है मतलब नियम है, ये अधिनियम कब बनाया? जो इसमें रूल जो है सख्त किए गए बहुत ज़्यादा। तो अस्पृश्यता का जो अधिनियम है ये 1955 में पारित हुआ था। 1955 में इसको पारित किया गया था। महिला आयोग कब बनाया गया था? तो महिला आयोग जो है 1992 में बनाया गया था, जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो 1993 में बनाया गया था। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? देखो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? एक देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक देख रहा चोरी कांड, चोरी चोरा कांड, और एक देखा रोलेट एक्ट। पहले तो इनके तीनों के बारे में आप जान लो क्या है, फिर इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चोरी चोरा कांड हुआ था। और जो रोलेट एक्ट है ये कब हुआ था? 21 मार्च, याद रखना 21 मार्च 1919 को इसे जो है लागू किया गया था ना, जिसको बोलते हैं बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून। कौन सा था? रोलेट एक्ट था। काला कानून भी कहा जाता है इसे, है ना। तो बहुत सख्त कानून थे, बहुत सख्त नियम थे इसमें। तो ये क्या कहते हैं 21 मार्च 1919 को लागू किया गया था देश में। अब बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग ध्यान देना कि 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, है ना। तो आपको यहीं से जो है पता चल गया होगा कि जो रोलेट एक्ट है ये तो 1919 में लाया गया था, तो ये आंसर नहीं हो सकता, है ना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। होगा तो इसके बाद का 1920 के बाद का। तो कौन सा आंसर है? 4 फरवरी 1922। 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो क्या हुआ वहां पे कि एक चोरी चोरा पड़ता है, क्या कहते हैं मेरठ के पास, है ना। चोरी चोरा पड़ता है आपका यूपी में, चोरी चोरा जो स्थान पड़ता है वहां पे क्या हुआ कि जो मतलब गांधी जी के साथ जो असहयोग आंदोलन में थे उन्होंने क्या किया कि पुलिस चौकी पर आग लगा दी, जहां पे जलकर जो 22 पुलिसकर्मियों की क्या हो गई? डेथ हो गई। तो गांधी जी ने कहा कि भाई मैं हिंसक नहीं हूँ, मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, तो आपने ये गलत किया। तो गांधी जी ने क्या किया? ये असहयोग आंदोलन जो है इसमें क्या ले लिया? 1922 में ना, 1922 में गांधी जी ने क्या ले लिया? फिर इसके बाद अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इनमें से? तो यहाँ पे देखना आप लोग कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा, कानपुर अधिवेशन 1925 में बनी थी, तो बिल्कुल सही है ना। जो सरोजिनी नायडू क्या कहते हैं कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी भाई, और 1925 में बनी थी कानपुर अधिवेशन में। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कोलकाता अधिवेशन में 1917 में बनी थी। एनी बेसेंट 1917 में ही बनी थी कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षा, और ये भारत में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, लेकिन ये भारतीय नहीं थी, और ये भारत में पहली भारतीय महिला थी, ये भारतीय थी इसलिए, है ना। तो दोनों के दोनों ही सही है, तो ए और बी दोनों सही है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सही मिलान कीजिए। वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? तो जो वन संरक्षण अधिनियम लाया गया था भाई, ये लाया गया था 1980 में। वनों के संरक्षण से संबंधित है, तो वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 में लाया गया था, है ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1972 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई थी? वो राष्ट्रीय वन नीति लाई गई थी 1988 में, और जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बनाया गया था वो बनाया गया था 2010 में, ठीक है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण है सारे के सारे अधिनियम। तो क्या हो जाएगा? पहले का चौथा, है ना, दूसरे का तीसरा, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये ए इसका सही हो जाएगा। पहले का चौथा है, दूसरे का तीसरा है, तीसरे का दूसरा, दूसरे का पहला है, ठीक है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में से जजों की नियुक्ति से संबंधित कोलोजियम स्थापित करने के लिए वाद के लिए सही वर्ष है। तो यहाँ पे आप लोग देखना एक चीज़ है यहाँ पे कि जैसा हमने आप लोगों ने एक आर्टिकल पढ़ा होगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाता है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 50 में क्या है कि जब कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग है, तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई जब कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग है तो जजों की नियुक्ति जो है सरकार के द्वारा क्यों की जाती है? जजों की नियुक्ति किसके द्वारा होनी चाहिए? खुद न्यायालय के द्वारा होनी चाहिए, ताकि मतलब इसमें भेदभाव ना हो सके। तो उसी के लिए जो क्या हुआ कि एक वो लाया गया था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, है ना। एक आपका क्या था? सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक क्या था जिसको बोलते सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। मतलब सुप्रीम कोर्ट के क्या थे इसमें? एडवोकेट थे, है ना, वकील थे, और उन्होंने भारत संघ के विरुद्ध जो है केस लड़ा 1993 में, जिसे जीत गया था। और उसके बाद से ही क्या होता है कि अब जजों की जो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज होता है उनके लिए कोलोजियम मतलब 5 या 7 5 जजों की बैठक होती है, और उनमें से किसी वही चुनता है, मतलब किसी को, नए जज को, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका बी आंसर हो जाएगा। 1993 में लाया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मैं समाजवादी हूं और समाजवाद की स्थापना करना मेरा लक्ष्य है? मैं समाजवादी हूं और समाजवाद की स्थापना करना मेरा लक्ष्य है। देखो क्या हुआ था कि कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1936 में, एक अधिवेशन हुआ था लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ये जो लखनऊ अधिवेशन है ये कांग्रेस का 49वां अधिवेशन था भाई, ठीक है ना, 49वां अधिवेशन था।
और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे ना, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि जो ये वाला अधिवेशन था, इस अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस का क्या लक्ष्य रखा? समाजवादी लक्ष्य रखा कि कांग्रेस का जो लक्ष्य होगा वो क्या होगा? समाजवादी होगा। और इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूं और समाजवाद की स्थापना करना मेरा लक्ष्य है। तो ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ए इसका आंसर है। कब कहा था? तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में क्या कहा था? जो 49वां अधिवेशन था इसका कांग्रेस का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 45वां अधिवेशन के लिए इनमें से कौन सा सही है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 45वां अधिवेशन हुआ था वो क्या है भाई? यह अधिवेशन 45वां अधिवेशन है। अधिवेशन कराची में 1931 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहा है। इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते 1931 को मंजूरी मिलती है। देखो 1931 में गांधी और इरविन के बीच में क्या कहते हैं अधिवेशन में क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ था। उसमें बहुत सारे पॉइंट रखे गए थे, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्या कहते हैं फांसी से बचाने की मांग भी जनता उठाती थी, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। उसी अधिवेशन में क्या हुआ था कि उसी अधिवेशन में जो गांधी जी ने शर्तें रखी थी, उस शर्तों को कांग्रेस ने क्या है अपने अधिवेशन में क्या है जो अधिवेशन हुआ था इस अधिवेशन में मानी थी, है ना। तो मतलब मंजूरी दी थी कांग्रेस ने कि जो गांधी ने इरविन के साथ समझौता किया था उसको मंजूरी दी थी। तो तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों के तीनों क्या है इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो नीदरलैंड भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। यहाँ भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यूरोप भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, और यूएसए भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, और यूएसए में ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या है शुरुआत मानी जाती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लूटो या यम को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया था? तो जो यम है, यम को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया था? तो 24 अगस्त 2006 को हटाया गया था। आप लोग ध्यान रखना कि जो प्राग है ना, प्राग कहाँ पड़ता है? चेक गणराज्य में, चेक गणराज्य में पड़ता है प्राग। यहाँ पे जो है भूगोलवेताओं की बैठक हुई थी, है ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश है उनकी बैठक हुई थी। और इस बैठक में क्या हुआ कि एक नई परिभाषा दी गई, किसकी? ग्रहों के लिए नई परिभाषा दी गई। और जिस परिभाषा में एक पॉइंट ये था कि जो ग्रह होगा वो ऐसा होना चाहिए कि जो अपने गुरुत्व करने लायक विशाल हो। लेकिन यम का जो गुरुत्वाकर्षण, यम का जो आकार हो चंद्रमा से भी छोटा है। एक तो ये कारण भी है, लेकिन मेन कारण क्या था कि दूसरी परिभाषा दी गई कि वो अपने पड़ोसी ग्रह की कक्षा ना काटता हो। जब ये सूर्य की परिक्रमा करता ना, एक मान के चलो कि ये सूर्य है और ये आपका जो है वरुण है और ये आपका यम है। तो वरुण ऐसे करके सूर्य की परिक्रमा करता है, तो जो आपका यम है तो ऐसे सूर्य की परिक्रमा करते करते जो वरुण की क्या कर देता है? कक्षा काटता है। तो ये कक्षा काटता है किसकी? वरुण ग्रह की। तो इस कारण इसको ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया? हटा दिया गया। तो कब हटाया गया? 24 अगस्त 2006 को, ठीक है ना। और इसको क्या बनाया गया? अब ये जो यम है, ये इसको क्या बनाया गया? अब ये है आपका बौना ग्रह। क्या है ये? बौना ग्रह। इसको बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इनमें से किसे जुड़वा ग्रह कहा जाता है? देखो किसे जुड़वा ग्रह कहा जाता है? आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है ना। तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे अरुण और वरुण की बात करें तो जो अरुण और वरुण है ना, सूर्य के मतलब क्या है 7वां और 8वां ग्रह है सूर्य से दूरी के अनुसार। अरुण और वरुण सौर मंडल के ग्रह है। इन दोनों का आकार और घनत्व तो लगभग सेम है, इसलिए इन्हें भी क्या कहा जाता है? जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन है 81 वाला क्वेश्चन देखिए जीएस में, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? तो एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी, तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। तो इनका जो होम रूल होता है ये अखिल भारतीय होम रूल लीग यहाँ पे होता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि दो होम रूल यहाँ पे बनते हैं, एक अखिल भारतीय होम रूल, एक बनता है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो उनके द्वारा अप्रैल 1916 में यहाँ पे होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। और जबकि एनी बेसेंट का जो होम रूल होता है तो वो अखिल भारतीय होता है और ये बाद में गठित होता है। बाल गंगाधर तिलक का होम रूल एक सीमित कुछ क्षेत्रों तक, बंबई, पूना, महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों तक सीमित रहता है। तो यहाँ पर कौन सा मुस्लिम का नेता शामिल हुआ था? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, पहला ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, उसके बाद है सैयद अहमद खान, उसके बाद है अबुल कलाम आजाद। तो इसका बी राइट आंसर यहाँ पे था कि मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे सम्मिलित होते हैं, तो बी इसका सही हो जाएगा। 82 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अगर हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में देखें तो वैसे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हम देखते हैं कि जब बंगाल का विभाजन हो जाता है तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 से बंगाल के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी होती है। कांग्रेस के अधिवेशन से इसका प्रस्ताव वगैरह भी तैयार किया जाता है, स्वदेशी और बहिष्कार कार्यक्रम यहाँ पे चलाया जाता है। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का थीम गाना था अमार सोनार बंगला, पहला ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन यानी कि जब 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा की जाती है 19 जुलाई 1905 को, और बाद में ये 16 अक्टूबर 1905 से लागू भी हो जाता है। तो यहाँ पर इस समय जो गाने के रूप में यहाँ पे अमार सोनार बंगला, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया था
और बाद में ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत के रूप में भी बनता है। तो पहला वाला सही था यहाँ पे। दूसरा है यहाँ पे सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। तो यहाँ पर अलग अलग जगहों पे स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। जैसे बंगाल में आता है तो बंगाल में कौन कर रहे थे, तो बंगाल में सुरेंद्र नाथ बनर्जी होते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल में ये करते हैं नेतृत्व। इसके अलावा जैसे पंजाब में आता है तो पंजाब में लाला लाजपत राय यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। ऐसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो सर सैयद हैदर राजा ये दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे ये नेतृत्व यहाँ पे करते हैं। तो बी वाला यहाँ पे सही था। अगला इसमें गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव आंदोलन का माध्यम यहाँ पे बनाए गए थे। तो गणपति उत्सव यानी कि 1893 में गणपति उत्सव की शुरुआत होती है और शिवाजी उत्सव की अगर हम बात करें तो 1895 में इस उत्सव की यहाँ पे शुरुआत होती है। तो ये दोनों के दोनों उत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये शुरू किए जाते हैं और कहीं ना कहीं ये भी जैसे शिवाजी उत्सव है कहीं ना कहीं ये स्वदेशी आंदोलन को यहाँ पे प्रेरित करता है, ये स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम यहाँ पे करता है। गणपति उत्सव की बात करें तो ब्रिटिशों के खिलाफ लोगों को एकजुट करना, तो ये सारे इनके उद्देश्य होते हैं। तो ये वाला भी कहीं हद तक ये भी सही है। उसके अलावा 1907 में सूरत के विभाजन से स्वदेशी आंदोलन की नींव डाली, तो ये यहाँ पर गलत होना था या कुछ बुक्स में यानी कि ये भी सही लिखा गया है। तो 1907 में जो सूरत का विभाजन हुआ इसमें कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, गरम दल और नरम दल में यहाँ पे बढ़ जाती है। तो भले ही यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन को उदारवादी चाहते थे कि सीमित क्षेत्रों तक ही स्वदेशी आंदोलन चलाया जाए, जबकि गरम दल वाले चाहते थे कि एक विस्तृत पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन को चलाया जाए। तो नींव डाली ये यहाँ पे गलत होना था वैसे, तो इसका डी राइट आंसर यहाँ पे लगा सकते हैं कि डी इसका राइट आंसर होगा। अगला इसमें हड़प्पा कालीन लोथल स्थल से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो हड़प्पा कालीन अगर हम देखें तो पहला यहाँ पे लोथल की बात पूछेगी, तो लोथल पड़ेगा कहाँ पे, गुजरात में। गुजरात में ये एक बंदरगाह था लोथल, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन था, पतन यानी कि बंदरगाह था, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर था, तो नदी का नाम अगर पूछा जाएगा तो भोगवा नदी के तट पर ये होता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, इसके उत्खनन में एसआर राव के निर्देश में हुआ था, तो बिल्कुल ये भी सही है। 1854 में एसआर राव के निर्देश में ये यहाँ पे इसकी खोज हुई थी, तो दोनों के दोनों यहाँ पे सही होने थे। और तो इसका राइट आंसर होना था ए, केवल एक और दो दोनों। अच्छा, इसमें सी भी है, तो तीसरा वाला है वर्तमान में या पाकिस्तान में है, तो ये गलत होना था, ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में है और गुजरात में ये है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था ए। 84 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे एक तरफ संस्थाएं हैं, एक तरफ इनकी स्थापना दे रखी है, तो यहाँ पर हमें बताना था कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं होगा। तो पहला इसमें अंतर्राज्य परिषद की स्थापना 1990 में, तो बिल्कुल ये सही होना था। इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना आर्टिकल 263 आर्टिकल 263 के तहत इनके गठन का प्रावधान है। तो राष्ट्रपति के द्वारा पहली बार इंटर स्टेट काउंसिल का गठन 1990 में किया गया और एक कमेटी थी सरकारिया समिति, तो इस सरकारिया समिति की सिफारिश के आधार पर ये इंटर स्टेट काउंसिल का गठन होता है। दूसरा है एनडीसी जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद, तो यहाँ पर 1954 में नहीं बल्कि ये कब गठित हुई थी, तो 6 अगस्त 1952 को ये गठित होती है। और यहाँ पर ये नियोगी समिति इसकी सिफारिश के आधार पर इसका गठन होता है, तो ये यहाँ पर होना था नियोगी समिति की सिफारिश के आधार पे। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग जिसे सीवीसी कहते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसे कहते हैं, तो इसका गठन 1964 में होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये संतानम समिति की सिफारिश के आधार पर। और इसके अलावा डी वाला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन, तो ये 1993 में हुआ है, तो हमें यहाँ पे गलत बताना है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर होना था, है ना। और पूछा जाएगा ये कैसे निकाय था, यानी कि अब तो नीति आयोग बन गया है, पहले योजना आयोग था और उसकी सिफारिश को जो आगे पहुंचाता था उसको तो राष्ट्रीय विकास परिषद वहाँ पे था, लेकिन अब नीति आयोग यहाँ पे गठित हो गया, तो एक गैर सांविधिकीय निकाय था, तो इसका राइट आंसर बी होना था। 85 वाला है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, तो विधानसभा में महाभियोग के आधार पे, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल के द्वारा और उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। तो अगर हम राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बात करें, इनकी जो नियुक्ति होती है, तो नियुक्ति तो करते हैं कौन, नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, गवर्नर इनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन जब इनकी हटाने की बारी आएगी, यानी कि आर्टिकल 316 में इनकी नियुक्ति वगैरह इसका प्रावधान है, और इनको अगर हटाना है तो आर्टिकल 317 है, और इसे 317 के तहत इनको पद से हटाया जा सकता है, और इसके लिए राष्ट्रपति ही इनको पद से हटा सकते हैं, और ये केवल कदाचार के आधार पर इनको पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए पहले सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा, न्यायालय उसकी जांच करेगा, उसके पश्चात राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी होना था। ठीक है, तो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल और हटाने का काम यहाँ पे राष्ट्रपति का है, चाहे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हो या राज्य लोक सेवा आयोग के। अगला है 86 वाला है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक के आयाम क्या है। तो यहाँ पर यूएनडीपी की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है, तो 1990 से इसने एचडीआई मानव विकास सूचकांक जारी करना शुरू किया। और एचडीआई जो देने वाले जो व्यक्ति होते हैं, तो एक तो होते हैं महबूब उल हक, और दूसरे यानी कि पाकिस्तान के होते हैं, और दूसरे भारतीय होते हैं अमर्त्य सेन।
तो इनके द्वारा ये SDI कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया जाता है और 1990 से SDI इंडेक्स जारी किया जाता है UNDP के द्वारा। तो इसमें तीनों चीजें इसमें आएंगी, प्रति व्यक्ति आ जाएगा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा आ जाएगी और शिक्षा आ जाएगी। तो इसका डी राइट आंसर होना था, उपयुक्त सभी सही यहाँ पे होंगे। और अगर पूछा जाएगा भारत में पहला SDI इंडेक्स जारी करने वाला राज्य, तो वो मध्य प्रदेश आ जाएगा। उत्तराखंड ने कब जारी किया, तो 2019 में उत्तराखंड ने जारी किया। अगला है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में, आउटपुट डिवाइस के रूप में किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो हार्ड कॉपी आउटपुट, तो हार्ड कॉपी आउटपुट यहाँ पे प्रिंटर देता है, तो ये बी राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है यहाँ पे फिट इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो केवल प्रोफेशनल खेलों को बढ़ावा देना, सभी के लिए फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर होना था। इसकी जो शुरुआत होती है 29 अगस्त 2019 से इसकी शुरुआत होती है खेल दिवस के अवसर पर ही, तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे था। अगला है 89 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यात्री को तीर्थयात्री और राजकुमार के रूप में जाना जाता है, तो तीर्थयात्री के राजकुमार के रूप में यहाँ पे घनश्याम को जाना जाता है, जो हर्षवर्धन के समय में ये भारत आते हैं। और बाकी इनकी जो रचना होती है, वो होती है CU की, ठीक है। फाहियान की बात करें तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में, और ये चीनी बौद्ध होते हैं, चीनी बौद्ध। इस सिंह की बात करें तो ये भी चीनी बौद्ध था, तो ये 7वीं शताब्दी में यहाँ पर आता है। अलबरूनी की बात करें तो ये गजनवी के साथ भारत आता है, अलबरूनी गजनवी के साथ ये भारत आएगा। और इसकी जो पुस्तक है किताबुल ए हिंद, ठीक है, भारत के बारे में ये यहाँ पे लिखता है। तो इसका जो राइट आंसर होना था, तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, ठीक है, कि हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग यहाँ पे आया था, तो बी इसका राइट आंसर होगा। इसी को तीर्थयात्रियों का राजकुमार के नाम से ह्वेनसांग को यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। तो किताबुल हिंद या इसी को तहकीक हिंद भी कहा जाता है, तहकीक हिंद, ठीक है। अगला है 90 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था, तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनके द्वारा जो गठित समाज होता है, तो आर्य समाज की स्थापना करते हैं 1875 में बंबई में ये आर्य समाज की स्थापना करेंगे। और ये पुनः लोगों को या हिंदू समाज से जो अलग अलग धर्मों में जो चले गए थे, तो उनको हिंदू धर्म में यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं, पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा ही देते हैं। विवेकानंद की बात करें तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना यहाँ पर करते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये करते हैं 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पे। और इनका जो मुख्यालय होता है बेलूर मठ में इनका मुख्यालय होता है। रामकृष्ण, तो ये रामकृष्ण परमहंस है ना, गदोधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम था। विवेकानंद का जो मूल नाम था तो वो था विवेकानंद का वहाँ पर अभी ध्यान नहीं आ रहा। दयानंद सरस्वती तो मूल शंकर इनका नाम होता है, ठीक है, और विवेकानंद का होता है नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। इसके अलावा शिवनारायण अग्निहोत्री की बात करें तो इन्होंने एक समाज की स्थापना यहाँ पे की थी, वेद समाज की स्थापना ये 1886 में ये करते हैं, वेद समाज की स्थापना। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होना था, तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। सॉरी, शिवनारायण अग्निहोत्री ने वेद समाज नहीं बल्कि देव समाज की स्थापना ये यहाँ पे करते हैं, देव समाज की स्थापना। अगला है पैगोंग झील, तो ये समाचारों में थी, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच ये सीमा विवाद का मुद्दा था, तो ये भारत और चाइना के मध्य विवाद का 2020 में देखा होगा यहाँ पर विवाद की स्थिति। तो ये झील लद्दाख और उधर पाकिस्तान ये चाइना वाले क्षेत्र में ये पड़ेगी, तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 92 वाला है, हाल ही में खबरों में रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था भूमिधर किसान जो परिवारों को है उनको वित्तीय सहायता यहाँ पे पहुंचाना है। यहाँ पर एक साल में यहाँ पर 6,000 रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं, 3 किस्तों में 2,000 रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। तो 2018 से ये योजना यहाँ पे शुरू हुई थी, तो बी इसका राइट आंसर होना था। 93 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ गवर्नर जनरल है, एक तरफ इनके कार्यकाल है। लॉर्ड एलन ब्रो की अगर हम बात करें तो इनका जो कार्यकाल होगा तो 1882 से लेकर 1882 से लेकर, तो इनका जो यहाँ पर हो जाएगा 42 से लेकर 44 तक। मैटॉप की बात करें तो 35 से लेकर 36 तक। यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो यहाँ पर 63 से लेकर और 65 तक, तो ये यहाँ पर गलत होना था, 63 से लेकर और 65 तक, तो इसका सी राइट आंसर यहाँ पे था, लॉर्ड कैनिंग सही नहीं है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर था। अगला इसमें 94 वाला है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है, तो क्षेत्रीय परिषदों का जो सृजन हुआ है तो ये हुआ है जो संसदीय जो कानून है, तो संसदीय कानून के आधार पे ही क्षेत्रीय परिषद का यहाँ पे गठन हुआ है। तो इसका अगर राइट आंसर देखें तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि जो 1856 का जो ये 1956 का जो अधिनियम आता है, तो उसी अधिनियम के आधार पे क्षेत्रीय परिषद या जो रीजनल काउंसिल होती है, इन रीजनल काउंसिल का गठन यहाँ पे किया जाता है। तो इसका बी राइट आंसर यहाँ पे होना था, क्षेत्रीय परिषद।
तो जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी, तो इनका गठन संसदीय कानून के आधार पे। अगला है 95 वाला है, निम्नलिखित में से विमल जालान समिति का संबंध है। तो विमल जालान जो समिति है, इसका जो संबंध होता है, तो इसका संबंध यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है नए बैंकों के लाइसेंस आवेदन हेतु, तो इसी से संबंधित यहाँ पर ये हो जाएगा कि नए बैंकों को लाइसेंस आवेदन हेतु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए होना था। इसके अलावा प्रत्येक नागरिक को वित्तीय सहायता जुड़ने हेतु, तो ये आता है नचिकेता मोर समिति, नचिकेता मोर समिति। और इसके अलावा अगर हम बात करें आरबीआई के मौद्रिक ढांचे का विश्लेषण हेतु, तो ये आता है उर्जित पटेल समिति, उर्जित पटेल समिति। और इसके अलावा अगर हम देखें डी वाला है, तो ये तकनीकी समिति, तो इसमें सुब्बाराव समिति, डी सुब्बाराव समिति, ठीक है, इससे संबंधित ये होनी थी। तो इसका जो राइट आंसर होना था यहाँ पे, तो ए यहाँ पे इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, ठीक है। अगला इसमें है क्वेश्चन 96 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक तरलता वाली मुद्रा कौन सी है। तो 1977 में आरबीआई के द्वारा मुद्रा के ये आंकड़े ये अलग अलग यहाँ पे इनको बांटा गया है M1, M2, M3 और M4 में। तो यहाँ पर M1 वाली जो मुद्रा होगी, तो ये लोगों के पास जो नगद है ना, नगद है या करेंसी है, नगद प्लस इसमें क्या हो जाएगा, बैंकों में जो जमा है, बैंकों में जमा, और इसके अलावा जो आरबीआई के पास जमा है, तो ये इसमें आ जाती है। तो लोगों के पास नगद या करेंसी जो होते हैं, सिक्के जो होते हैं, ये इसमें आएंगे। इसके अलावा बैंकों में जो जमा होगी और आरबीआई के पास जो जमा होगी, तो ये M1 के अंतर्गत यहाँ पे आती है। तो सर्वाधिक तरलता इसी में पाई जाती है, सर्वाधिक जो तरलता होती है तो M1 करेंसी में यहाँ पे आती है। तो तरलता इसी प्रकार से इनका क्रम होगा, M2, M3 और M4। तो सर्वाधिक तरलता M1 में और सबसे कम तरलता M4 में। सबसे व्यापक मुद्रा, तो M1 सबसे व्यापक मुद्रा है, सबसे संकुचित मुद्रा, तो M1 सबसे संकुचित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए होना था। 97 वाला क्वेश्चन है, दांडेकर रथ फॉर्मूला का संबंध है। तो दांडेकर रथ फॉर्मूला का संबंध यहाँ पे गरीबी से संबंधित इन्होंने अपना वैज्ञानिक तरीके से अपना फॉर्मूला पेश किया था। तो 1971 में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी का आंकड़ा यहाँ पे देते हैं, वैज्ञानिक तरीके से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी होना था। अगला है 98 वाला है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है यहाँ पे हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत। तो हदबंदी कानून यानी कि एक ऐसा सरकारी कानून था कि जो एक परिवार की लिमिट तय करता है कि कितनी जमीन होनी चाहिए परिवार के पास या व्यक्ति के पास, तो उससे संबंधित ये है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा है यहाँ पे भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। तो बिल्कुल बी इसका राइट आंसर था यहाँ पे कि सभी भूमि सुधारों का सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि यहाँ पे देना था। तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। ठीक है, अगला इसमें 99 वाला क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर से जुड़े हुए कौन से कथन गलत हैं। तो यह दुनिया की सबसे बड़ी झील है, तो बिल्कुल ये सबसे बड़ी झील हो जाएगी कैस्पियन सागर। दूसरा है यह 5 देशों से घिरा हुआ है, रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये भी यहाँ पर क्या होना था, सही होना था। अगला वाला यहाँ पे था वोल्गा, यूराल और टेरेक नदियां इसमें गिरती हैं कैस्पियन सागर में। तो ये वाला भी यहाँ पे सही होना था। तो तीनों के तीनों यहाँ पर सही थे। तो इसका जो राइट आंसर होना था, तो इसका राइट आंसर होना था यहाँ पे कि कोई भी नहीं, यानी कि इसमें गलत बताना था। तो इसमें कोई भी गलत नहीं होगा। तो डी इसका राइट आंसर होना था, डी इसका राइट आंसर होना था, कोई भी नहीं। और इसके अलावा 100 वाला क्वेश्चन है, रेमन मैक्स से पुरस्कार 2025 पाने वाले पहले भारत या गैर लाभकारी संस्था कौन सी है। तो डी इसका राइट आंसर होना था, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली। तो ये डी इसका राइट आंसर था। और ये फिलीपींस मनीला से रेमन मैक्स से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो प्रथम भारतीय जो होते हैं, तो विनोबा भावे प्रथम भारतीय हो जाएंगे, विनोबा भावे। तो इनको मिलता है 1958 में रेमन मैक्स से पुरस्कार, और 1957 से रेमन मैक्स से पुरस्कार की शुरुआत यहाँ पे हो जाती है। तो इसका राइट आंसर डी होना था। तो ये थे आज के क्वेश्चन जीएस की।